मेरी सिस्टर के ग्रेड्स अजीब थे। जब मैं 600 स्कोर करता वो 610 स्कोर करती। जब मैं 610 तक पहुंचता वो तुरंत 620 पर चली जाती। उसका स्कोर हमेशा मेरे स्कोर से ठीक 10 पॉइंट्स ऊपर रुकता। लेकिन जब भी मैं एक दिन की छुट्टी लेकर एग्जाम मिस कर देता, मेरी सिस्टर के ग्रेड्स पूरी तरह बिखर जाते। और उसी से मेरी थ्योरी कंफर्म हो गई। मेरी सिस्टर के स्कोर्स मुझसे जुड़े हुए थे और इसी को आधार बनाकर मेरे दिमाग में एक पागल प्लान बनने लगा। अगर मैं नेशनल एग्जाम में 740 से ऊपर स्कोर करूं तो क्या होगा। एग्जाम से पहले के महीनों में मैं एक मंक की तरह जीने लगा, लेकिन सियना बिल्कुल उलटी थी। उसके पास मुझ पर भरोसा करने का सहारा था, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती जैसे दुनिया उसी की हो। उसने पढ़ाई लगभग छोड़ दी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती घूमती रहती। जब भी वो पकड़ी जाती, आंखें घुमाती और फोन टेबल पर पटक देती। नाक करना बंद करोगे? रिलैक्स, टॉप स्कोर तो मेरा ही होगा। और मैं उसे कभी निराश नहीं करता था। हर प्रैक्टिस एग्जाम में मैं उसे सीधे हमारी ग्रेड की फर्स्ट पोजीशन तक उठा देता था। मैं चाहता था कि वो एक नकली बादल पर नशे में रहे, जबकि मैं चुपचाप 741 के करीब पहुंचूं। सीनियर ईयर का दूसरा हिस्सा मुझे एक कुंद ब्लेड की तरह काटता रहा। हर दिन मैं सुबह 5 बजे उठता, रात 12 बजे सोता और बीच में खाने और बाथरूम ब्रेक के अलावा बस प्रॉब्लम्स ग्राइंड करता रहता। मैं खुद को उस छोटे कमरे में बंद कर लेता जहां कभी धूप नहीं आती थी और एक ऐसी मशीन की तरह भागता रहता जो कभी नहीं रुकती। सियना का कमरा ठीक बगल में था। मैं उसे दोस्तों के साथ वीडियो कॉल्स पर हंसते सुनता या किसी शो पर चीखते हुए। कभी कभी वो जानबूझकर वॉल्यूम बढ़ा देती, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो कि वो जो चाहे कर सकती है। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत पहले ही हर आवाज को इग्नोर करना सीख लिया था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक नंबर घूम रहा था, 741। वो मेरे सीने में ठोकी गई एक कील जैसा था और हर बार जब मेरा मन हार मानने का करता, मैं उस पर और जोर से दबाव डालता। वही दर्द मुझे जागते रखता था। मार्च में सियना बार बार मेरे कमरे में आने जाने लगी। पहले मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, शायद वो कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। वो मुझे अलग नजरों से देखने लगी। उसकी आंखों में सस्पिशन था, जैसे वो मुझे टेस्ट कर रही हो। एक बार मैं पेपर का सबसे मुश्किल मैथ प्रॉब्लम कर रहा था, तभी उसने दरवाजा खोला, मेरे पीछे खड़ी हो गई और काफी देर तक मेरी स्क्रैच पेपर को देखती रही। तुम हाल में बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है? मैंने सिर भी नहीं उठाया, लिखता रहा। कुछ नहीं, एग्जाम आने वाला है। और क्या करूं? सियना थोड़ा और झुक गई, मेरी राइटिंग देखने की कोशिश करते हुए। लेकिन तुम पहले कभी इतने सीरियस नहीं थे। मेरा दिल एक पल को उछला, लेकिन चेहरा शांत रहा। मैंने जानबूझकर एक भारी सांस छोड़ी, पेन नीचे रखा और थका हुआ होने का नाटक किया। मॉम और डैड बोल रहे हैं कि अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गया तो वो मेरा सपोर्ट बंद कर देंगे। मैं क्या करूं? सियना का चेहरा ढीला पड़ा और उसके होंठों पर स्मर्क आ गया। तुम टॉप यूनिवर्सिटी? वो मुड़ी और जाते जाते एक आखिरी ताना मार गई। खुद को जला मत लेना, टॉप स्कोर तो मेरा ही होगा। मैं उसे बिना कुछ कहे जाते देखता रहा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने फिर से पेन उठा लिया और मेरे होंठों का कोना हल्का ऊपर उठ गया। अच्छा, मुझे कम आंकती रहो। जितना कम रिस्पेक्ट करोगी, मैं उतना ज्यादा सुरक्षित रहूंगा। लेकिन सियना की सावधानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों में वो मेरी पढ़ाई के बारे में सुराग ढूंढने लगी। वो पूछती कि कौन से सब्जेक्ट्स मेरे लिए मुश्किल हैं, प्रैक्टिस एग्जाम्स में मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। कभी कभी वो सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस हिलाने के लिए बातें करती। मैं उसकी हर चाल का जवाब देता। हर प्रैक्टिस एग्जाम में जानबूझकर अपने स्कोर्स रोक कर रखता। टॉप 5 में रहता। न ज्यादा चमकदार न सस्पिशियस, मेरा असली वेपन छुपा रहता। सबसे मुश्किल प्रॉब्लम टाइप्स और सबसे ट्रिकी टेक्निक्स मैं उन्हें सिर्फ रात में अकेले प्रैक्टिस करता। काम खत्म होने के बाद मैं अपनी स्क्रैच पेपर्स टुकड़ों में फाड़ देता और टॉयलेट में फ्लश कर देता। कोई निशान नहीं छोड़ता। एक रात में कंपटीशन लेवल प्रॉब्लम्स कर रहा था, तभी लिविंग रूम से आवाजें आईं। मॉम और सियना बात कर रही थीं। मैंने दरवाजा थोड़ा खोला और सुनने लगा। सियना, क्या मार्क हाल में खुद पर बहुत दबाव डाल रहा है? मैं उसे हर दिन कमरे में बंद देखती हूँ, वो खाने तक बाहर नहीं आता। सियना ऐसे हंसी जैसे ये कोई बात ही नहीं थी। मॉम, आप किस बात की चिंता कर रही हो? चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो आखिर कितनी दूर जाएगा? वो जितना स्कोर करेगा, मैं उसे 10 पॉइंट ज्यादा स्कोर करूंगी। वो जितनी मेहनत करेगा, मेरा स्कोर उतना ऊपर जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मेरी स्मार्ट गर्ल, उसे मेहनत करने दो। वो तो बेसिकली तुम्हारे लिए काम कर रहा है। दोनों हंसने लगीं। मैं हर शब्द सुनता रहा। मेरी मुट्ठियां इतनी कस गईं कि नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन ऊपर से मैं शांत रहा। मैंने चुपचाप दरवाजा बंद किया और वापस अपनी प्रॉब्लम्स पर लौट गया। अप्रैल की एक रात मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी मुझे दरवाजे के बाहर बेहद हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत जम गया और ध्यान से सुनने लगा। कदमों की आहट इतनी धीमी जैसे कोई चाहता हो कि उसकी आवाज बिल्कुल ना आए। फिर दरवाजे का हैंडल बहुत धीरे धीरे घूमने लगा। उसी पल मैं समझ गया, वो जासूसी कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं ऐसे दिखाता रहा जैसे पढ़ाई में डूबा हूं, लेकिन उससे पहले ही मैं सामने रखी शीट बदल चुका था। असली एडवांस्ड मटेरियल मेरी ड्रॉर में गहराई से बंद था। दरवाजा बस थोड़ा सा खुला और आंख के कोने से मैंने सियना का आधा चेहरा देख लिया। उसकी नजर सीधे मेरी डेस्क पर घूम रही थी। मैंने जानबूझकर लंबी सांस छोड़ी और खुद से बड़बड़ाया, मैं ये फिर गलत कैसे कर गया? ये बहुत मुश्किल है। मैंने नोटबुक बंद की और थकने का नाटक करते हुए डेस्क पर झुक गया। धीरे से दरवाजा फिर बंद हुआ। कदमों की आवाज दूर चली गई। मैं सीधा बैठा और ठंडी हंसी हंसा। सियना, जितना ज्यादा तुम मुझे देखती हो, उतना ही साबित होता है कि तुम डरी हुई हो। तुम सबसे बेहतर जानती हो कि वो स्कोर्स तुम्हारे नहीं हैं। तुम सिर्फ एक पैरासाइट हो। मेरे बिना
तुम कुछ भी नहीं हो। मई के प्रैक्टिस एग्जाम में मैंने 695 स्कोर किया, सिएना ने 705, ग्रेड में फर्स्ट। जिस दिन रिजल्ट आया उसने घर पर सेलिब्रेशन रखी। मॉम और डैड उसके आसपास घूम रहे थे, जैसे उसने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया हो। डाइनिंग टेबल उसके पसंदीदा डिशेस से भरी थी और मैं कोने में चुपचाप बैठा खा रहा था, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं था। डैड ने चॉपस्टिक्स नीचे रखी और गर्व से सिएना को देखा। एक्सेलेंट वर्क सिएना, ऐसे ही जारी रखो, एग्जाम तुम्हारी मुट्ठी में है, यही मेरी बेटी है, स्मार्ट जीन्स फैमिली में चलते हैं। मॉम भी तुरंत बोल पड़ी, आवाज गर्व से भरी हुई। उन्होंने छुपाने की कोशिश तक नहीं की। सिएना ने मेरी तरफ देखा, होंठों पर मजाक उड़ाती मुस्कान थी। थोड़ी मेहनत और करो मार्कस, मुझसे बहुत पीछे मत रह जाना, मॉम और डैड के लिए शर्मनाक होगा। मैंने बस हल्की सी आवाज निकाली, कोई बहस नहीं। मैं चुपचाप खाना खाता रहा, लेकिन अंदर से मैं हंस रहा था। एंजॉय करो, सब महसूस कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार है जब तुम चमकोगी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें पूरी खुली हुई। नेशनल एग्जाम के उन 2 दिनों की हर पॉसिबल सिचुएशन बार बार दिमाग में दोहरा रहा था। जून आया, नेशनल एग्जाम ठीक समय पर आ गया। एग्जाम से एक रात पहले सिएना दोस्तों के साथ शराब पीने बाहर गई। वो इसे प्री सेलिब्रेशन कह रही थी। मॉम ने उसे रोका तक नहीं, बल्कि उसके हाथ में पैसे भी रख दिए। तुमने बहुत मेहनत की है स्वीट हार्ट, जाओ मजे करो। मैं अपने कमरे के दरवाजे की दरार से ये सब देख रहा था, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, सिर्फ आयरनी। उस रात मैं 8 बजे ही सो गया। अलार्म सुबह 6 का लगाया। बिस्तर पर लेटा मैं अजीब तरह से शांत था, जैसे म्यान में रखा ब्लेड जो निकलने का इंतजार कर रहा हो। जो कुछ मैंने इतने समय दबाकर रखा था उसका हिसाब कल मिलेगा। अगली सुबह मैं ठीक समय पर उठा, थोड़ा ब्रेकफास्ट खाया और निकल गया। मॉम सिएना को एग्जाम हॉल छोड़ने गईं। मुझे बस आधे मन से बोली, अपना बेस्ट देना। मैंने बस सिर हिलाया। अब कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। ये आखिरी बार था, इसके बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। एग्जाम पुरानी स्कूल बिल्डिंग में था। मेरी सीट तीसरी मंजिल पर थी, खिड़की के पास, जहां धूप अंदर आ रही थी। मैं बैठा और अपना सामान एक एक करके ठीक से रखा। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से कहा, मार्कस, तुमने 18 साल इस दिन का इंतजार किया है, हारना मत। लैंग्वेज एग्जाम की घंटी बजी। जैसे ही मैंने पेपर खोला, मेरा दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया। हर सवाल किसी पुराने दोस्त जैसा लगा। रीडिंग सेक्शन के हर ट्रैप को मैं पहले ही देख पा रहा था। ऐसे टॉपिक बिल्कुल वैसा था जैसा मैं सैकड़ों बार प्रैक्टिस कर चुका था। शब्द अपने आप बहने लगे। लैंग्वेज एग्जाम खत्म होने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, सिएना सीधे मेरी तरफ भागी। उसका मेकअप परफेक्ट था, लेकिन उसके नीचे हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कैसा गया? मैंने कहा। ठीक था, वो भौहें सिकोड़ कर बोली। ठीक था मतलब कितना अच्छा? कितने मल्टीपल चॉइस गलत हुए? मैंने उसकी तरफ देखा और लगभग हंस पड़ा। वो मेरा स्कोर जानना चाहती थी ताकि अपना कैलकुलेट कर सके। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। सिएना ने होंठ फुलाए। वो जवाब से खुश नहीं थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। वो मुड़ी और चली गई। मैं उसे जाते देखता रहा। जल्दी किस बात की? रिजल्ट जल्द ही आएगा और तब सच में घबराने की वजह मिलेगी। लेकिन उसी दोपहर मैथ एग्जाम के बीच में कुछ गलत हो गया। अचानक मेरे पेट में भयानक ऐंठन उठी। शायद सुबह कुछ गलत खा लिया था, शायद प्रेशर की वजह से। एक पल में ठंडा पसीना पूरे शरीर पर फैल गया। मैं कुछ सेकंड के लिए डेस्क पर झुक गया। दिमाग सीधा काम ही नहीं कर रहा था। एक प्रॉक्टर मेरे पास आया और धीरे से बोला, तुम ठीक हो? नर्स ऑफिस जाना है। मैंने सिर हिला दिया, दांत भींच लिए। मैं ठीक हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? मैंने इस एग्जाम के लिए 18 साल इंतजार किया है, चाहे जान चली जाए। ये पेपर मैं पूरा करके ही रहूंगा। मैंने अपने नाखून जोर से जांघ में गड़ा दिए। तेज दर्द ने कुछ देर के लिए पेट की तकलीफ को दबा दिया और मैं आगे बढ़ गया। नंबर्स और फॉर्मूलाज मेरी आंखों के सामने धुंधले हो रहे थे, लेकिन सालों की मसल मेमोरी हर सवाल पार करवा रही थी। आखिरी क्वेश्चन सबसे मुश्किल था। मैंने आंसर को 3 अलग तरीकों से वेरीफाई किया। पूरी तरह यकीन होने के बाद ही पेन नीचे रखा। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते समय मेरी हालत लगभग गिरने जैसी थी। मैं एक खाली कोने में गया, झुककर बैठ गया और काफी देर तक वहीं रहा। सिएना ने मैसेज किया, मैथ कैसा गया? मैंने सिर्फ 2 शब्द लिखे, ठीक था। तुरंत रिप्लाई आया, एक स्मग इमोजी। साफ था कि उसे फिर से जीत पक्की लग रही थी। मैं उस इमोजी को घूरता रहा और सोचा, कितना पैथेटिक। सच में इग्नोरेंस ही खुशी है, वो हमेशा ऐसी ही रही है। दूसरे दिन साइंस और इंग्लिश थे। मेरी ताकत लगभग वापस आ चुकी थी और यही मेरे सबसे मजबूत सब्जेक्ट्स थे, खासकर साइंस। फिजिक्स के सवाल, केमिस्ट्री चेन्स, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मैंने इन्हें हजारों बार किया था। मेरा पेन पानी की तरह पेज पर बह रहा था। मैंने पेपर 20 मिनट पहले खत्म कर दिया, फिर हर आंसर दोबारा चेक किया। 0 गलती की गुंजाइश। और इंग्लिश, उसके बारे में शुरू ही मत करवाओ। चेक करने वाले को कम मार्क्स देने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती। आखिरी एग्जाम खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला और बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़ा हो गया। ऊपर आसमान की तरफ देखा। सूरज बहुत तेज चमक रहा था, लेकिन मैंने नजर नहीं हटाई, बस खड़ा रहा और धूप को चेहरे पर पड़ने दिया। 18 साल, आखिरकार मैं यहाँ तक पहुंच गया। सिएना सबसे पहले दौड़कर आई और मेरा रास्ता रोक लिया। आज उसने चमकीले कपड़े पहने थे, बिल्कुल किसी घमंडी मोर की तरह। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। कैसा गया? मैंने कहा।
अच्छा, पहले से भी बेहतर। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा एग्जाम। सियना की आंखें ऐसे चमकी जैसे जैकपॉट लग गया हो। वो घूमी और सीधा मॉम और डैड की तरफ भाग गई। मॉम, डैड, मार्कस कह रहा है उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया। इसका मतलब मेरा तो और भी अच्छा हुआ। मैं उसे जाते हुए देख मुस्कुराया, एक शिकारी की मुस्कान जो अपने शिकार को खुद जाल में जाते देख रहा हो। सियना, पता है तुम अभी कैसी लग रही हो? एक पतंगे जैसी जो आग की तरफ उड़ रही हो और उसे सूरज समझ रही हो। एग्जाम खत्म होने के बाद समर ब्रेक शुरू हो गई और सियना पूरी तरह खुल गई। उसने मॉम और डैड से वादा किया कि वो पूरे प्रोविंस की टॉप 10 में आएगी। उसने एडवांस अलाउंस के नाम पर ढेर सारे पैसे लिए, सबसे महंगा फोन और लैपटॉप खरीदा और मॉम डैड की बचत अपने निकम्मे दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर उड़ाने लगी। उसके सोशल मीडिया पर रोज नई फोटोज आती थीं, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, पार्टी, बस यही। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एक रात मैं उसकी पोस्ट्स देख रहा था। एक फैंसी रेस्टोरेंट की फोटो थी, कैप्शन लिखा था, फ्यूचर टॉप स्कोरर सेलिब्रेटिंग अर्ली। नीचे लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ थी। सियना, तुम कमाल हो, हमें डिनर देना मत भूलना। मैं सब पढ़ता रहा और सिर्फ एक ही बात सोचता रहा, ये कितना बेतुका है। दूसरी तरफ मैं कंट्री साइड में ग्रैंडपा से मिलने जाना चाहता था। मैंने मॉम और डैड से बस फेयर मांगा, लेकिन बात पूरी होने से पहले मॉम ने रोक दिया। उन्होंने ऊपर देखा तक नहीं। किससे मिलने? हमारे पास पैसे नहीं है। दिखाई नहीं देता सियना को जरूरत है? मैं उनका चेहरा देखता रहा और अंदर से घिन महसूस हुई। मेरे लिए 1 रुपया नहीं, लेकिन सियना के लिए पैसे पानी की तरह बह रहे थे। ये मेरे पेरेंट्स थे। डैड सोफा पर टीवी देख रहे थे। उन्होंने सिर तक नहीं घुमाया और बोले, अगर जाना है तो खुद इंतजाम करो, हमसे उम्मीद मत रखना। मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस मुड़ा और कमरे में चला गया। अगली सुबह मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और ईंटें उठाने का काम ढूंढ लिया। सूरज इतनी तेजी से सिर पर पड़ता था कि आंखों के सामने धब्बे आने लगते, लेकिन मैंने दांत भींचे और पूरे 2 हफ्ते काम किया। ग्रैंडपा के लिए कुछ लेने और यात्रा का खर्च निकालने के लिए इतना करना जरूरी था। वो 2 हफ्ते मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दिनों में से थे। मैंने लगभग 1000 युएन बचाए। आने जाने और कुछ गिफ्ट्स के लिए बस उतने ही काफी थे। और जिस दिन रिजल्ट्स आने वाले थे, उसी दिन सियना का 18वां बर्थडे भी था। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पल में खुद को ताज पहनाने के लिए उसने एक बेहद शानदार बैंक्वेट रखी। हर आंट, अंकल, कजिन, साथ में मॉम डैड के कोवर्कर्स और बॉसेस तक बुलाए गए थे। पूरा बैंक्वेट हॉल चापलूसी और शोर से गूंज रहा था। एक दूर का रिश्तेदार वाइन का गिलास लेकर डैड के पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर लिन, आपकी तो लॉटरी लग गई। फ्रेटर्नल ट्विंस और दोनों ही इतने टैलेंटेड। तभी दूसरा रिश्तेदार बीच में कूद पड़ा। आवाज में हल्का ताना था, लड़का तो बस किताबों में घुसा रहता है, सोशल स्किल्स बिल्कुल नहीं। लेकिन सियना, स्वीट, स्मार्ट, शानदार ग्रेड्स और तेज पर्सनैलिटी, अपने भाई से 100 गुना बेहतर। सारे छोटे कजिन सियना के आसपास ऐसे इकट्ठा हो गए जैसे वो कोई रानी हो। एक कजिन तो जलन से लगभग हरा पड़ गया था। सियना, तुम कमाल हो। एक हाथ में प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस लेटर और दूसरे में हैंडसम बॉयफ्रेंड। तुम तो जिंदगी जीत चुकी हो। दूसरा बोला, जल्दी स्कोर चेक करो, हम टॉप स्कोरर का जन्म देखना चाहते हैं। तभी किसी ने कहा, रुको, अगर वो प्रोविंस की टॉप रैंक्स में है तो टॉप यूनिवर्सिटीज पहले कॉल करके उसे रिक्रूट करेंगी। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, सच में फोन बज उठा, लेकिन उसका नहीं, मेरा। पूरे हॉल की हैरान निगाहों के बीच मैं एक के बाद एक कॉल्स उठाने लगा। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस ऑफिसेज, एक के बाद एक। मैं हर किसी को शांति से धन्यवाद देता और कहता, मैं अपने ऑप्शंस ध्यान से कंसिडर करूंगा। सियना की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वो अपने पूरी तरह खामोश फोन को घूर रही थी। दांत भींचकर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। सबसे बेस्ट हमेशा आखिर में आता है। आखिर स्कोर पोर्टल खुल गया। सब लोग सियना के आसपास जमा हो गए और लॉग इन करने के लिए बोलने लगे। मैं चुपचाप एक कोने में अपना पेज खोल रहा था। मुझे पता था क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी इस पल में मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मॉम ने सबसे पहले मेरी तरफ देखा और सामान्य लहजे में पूछा, कितना आया? मैंने फोन उठाकर सबको दिखाया। आवाज शांत थी, 741। पूरा हॉल फट पड़ा। अंदर उमड़ती भावनाओं की लहर को मैंने जबरदस्ती रोक लिया। चेहरा पत्थर जैसा रखा। मैंने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। मॉम 1 सेकंड के लिए रुकी, हल्का सा सिर हिलाया, दूसरी बार देखने की भी जरूरत नहीं समझी और सीधे सियना की तरफ भागी। उनकी आवाज उत्साह से कांप रही थी। जल्दी, सियना का तो इससे भी ज्यादा होगा। सियना चारों तरफ से घिरी हुई थी, बचने की कोई जगह नहीं थी। कांपती उंगलियों से उसने कन्फर्म दबाया। अगले ही पल उसका चेहरा पत्थर बन गया। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अनमोल था, जैसे किसी ने उसे जिंदा मक्खी निगलने पर मजबूर कर दिया हो। स्क्रीन पर लाल रंग में 3 डिजिट्स चमक रहे थे, 757। सियना की आवाज कांप रही थी। पूरा हॉल खामोश हो गया। एक अनजान रिश्तेदार अभी भी आंखें बंद करके खुशी में बोल रहा था, अरे वाह, 751, मार्कस से पूरे 10 पॉइंट ज्यादा। सियना तो जीनियस है। फिर अचानक कोई बोला, रुको, मैक्सिमम स्कोर तो 750 है ना? हवा जैसे जम गई। सियना घबरा गई। मेकअप के बीच से ठंडा पसीना बहने लगा। ये सिस्टम ग्लिच है, बहुत लोग एक साथ चेक कर रहे होंगे। सिस्टम क्रैश हुआ है। वो पागलों की तरह बार बार रिफ्रेश करने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन वो शापित 751 ऐसे जड़ा हुआ था जैसे पत्थर में ठोक दिया गया हो। किसी ने कहा, दूसरे फोन में चेक करो, शायद कैश इश्यू है। सियना ने किसी का फोन ऐसे छीना जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो, लेकिन रिजल्ट वही था, 751।
वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट उसके चेहरे पर किसी बड़े थप्पड़ की तरह पड़ा। तभी बैंक्वेट हॉल के दरवाजे खुल गए। यूनिफॉर्म पहने कई लोग अंदर आए, पुलिस और एजुकेशन ब्यूरो के अधिकारी। सबके चेहरे गंभीर थे। सबसे आगे वाले ने कमरे को देखा और पूछा, सिएना लिन कौन है? नेशनल एग्जाम बोर्ड ने एक क्रिटिकल स्कोरिंग एनोमली डिटेक्ट की है। इसे सस्पेक्टेड सिस्टम टेम्परिंग या मेजर एग्जाम फ्रॉड माना जा रहा है। आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। सिएना की टांगों से ताकत चली गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, चेहरा बिल्कुल सफेद, भूत जैसा। मॉम और डैड अधिकारियों को देखकर घबरा गए, लेकिन उनकी पहली प्रतिक्रिया अपनी बेटी को संभालना नहीं थी। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। इस पूरे केओस के बीच मॉम ने सच में मुझे आगे धक्का दिया, मेरी तरफ उंगली करके चिल्लाई, इसी ने किया, ये अपनी सिस्टर से जलता है, इसने सिस्टम हैक करके स्कोर बदल दिया, ऑफिसर्स इसे अरेस्ट करो, मेरी बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर वही हुआ, फिर से। यही मेरे पेरेंट्स थे। जैसे ही कुछ गलत होता, बिना एक पल सोचे मुझे बस के नीचे फेंक देते। फर्क नहीं पड़ता बहाना कितना बेवकूफी भरा है, कितना बेमतलब है। जब तक उनकी प्यारी बेटी बच जाए, मुझे कुर्बान करना उनके लिए कुछ भी नहीं था। मेरे अंदर कुछ टूट जाता है। और अजीब बात यह थी कि मैं पहले से ज्यादा हल्का महसूस करता हूँ। मैं माँ का हाथ झटक देता हूँ और उस पूरे सर्कस को ठंडी नजरों से घूरता हूँ। मैं हैकर नहीं हूँ, मैं मार्कस लिन हूँ, पूरे प्रोविंस का टॉप स्कोरर। सिएना लिन वहीं खड़ी है, जिसने सारों से 51 का मिरेकल किया था। वही है। पापा मेरी तरफ झपटते हैं, हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए। मैं उनकी कलाई पकड़ लेता हूँ। मेरी आंखें इतनी खतरनाक थीं कि वह वहीं रुक गए। करो, कोशिश करो। अभी ऑफिसर्स मेरे पीछे खड़े हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज मेरे लिए लड़ रही हैं, मीडिया मेरी कहानी दिखाने के लिए लाइन में है। हाथ लगाओ मुझे, हिम्मत है तो। आज के बाद इस फैमिली में कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा और कोई मुझे दबा नहीं सकेगा। सिएना के लिए रखा गया बर्थडे पार्टी, जो उसके सबसे चमकदार पल के लिए था, पूरी तरह डिजास्टर बन गया। सिएना को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया। पीछे सिर्फ बर्बादी बची थी। अब इसे छुपाया नहीं जा सकता था। नेशनल एग्जाम स्टूडेंट स्कोर 7 उसी रात वायरल हो गया। हर जगह ट्रेंड करने लगा। पूरा इंटरनेट तमाशा देख रहा था और मजे ले रहा था। किसी ने लिखा, सांप से भी ज्यादा लालची, स्कोर खरीदते खरीदते खुद को भूल गई। किसी और ने लिखा, अगर चीटिंग करनी थी तो दिमाग तो लगाती, मैक्सिमम 750 है और तू 751 लाई। ग्रेडर्स का मजाक उड़ा रही थी या सिस्टम का? लोगों ने सिएना के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक निकाल लिए। फिर सबको पता चला कि पिछले 6 महीनों से वह सिर्फ पार्टीज कर रही थी। उसने ठीक से पढ़ाई तक नहीं की थी। पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया। हर कोई मान चुका था कि उसने अपने स्कोर में हेरफेर करवाया और गलती से 1 पॉइंट ज्यादा बढ़ गया। मैं कमेंट स्क्रॉल कर रहा था और ऐसी सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था जिसे शब्दों में नहीं बता सकता। 18 साल मैंने इस पल के लिए पूरे 18 साल इंतजार किया था। आखिरकार सबको सच दिख गया। इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म हो गई। सिएना की आंसर शीट में अनोमली मिली। उसके मल्टीपल चॉइस आंसर्स किसी तरह बाकी सबसे 1 पॉइंट ज्यादा स्कैन हुए थे, जिसकी वजह से टोटल मैक्सिमम से ऊपर चला गया। डायरेक्ट प्रूफ नहीं था कि उसने चीटिंग की थी, लेकिन फेयरनेस के लिए एजुकेशन ब्यूरो ने उसे बैकअप पेपर के साथ रीटेक देने का ऑर्डर दिया। जब यह खबर घर पहुंची, सिएना काउच पर लेटी फोन चला रही थी। रीटेक शब्द सुनते ही वह उछलकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या मतलब रीटेक? मुझे दोबारा एग्जाम क्यों देना होगा? मेरा स्कोर असली है, गलती सिस्टम की थी। पापा पास बैठे थे। उनका चेहरा काला पड़ गया था। वह दबी आवाज में बोले, धीरे बोलो, पड़ोसी सुन लेंगे। माँ इधर उधर चक्कर लगा रही थी, सिएना को शांत कराने की कोशिश करते हुए, साथ में नया प्लान भी बना रही थी। घबराओ मत सिएना, रीटेक ही तो है, तुम इतनी स्मार्ट हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिएना पूरी तरह टूट गई। वह जमीन पर गिरकर रोने चिल्लाने लगी और जिद करने लगी कि मैं भी उसके साथ एग्जाम दूं। नहीं, मैं मार्कस के बिना नहीं दूंगी, वह भी मेरे साथ बैठेगा, मुझे वह अपने बगल में चाहिए। वह अचानक मेरी तरफ झपट्टी और मेरी बांह पकड़ ली। उसके नाखून मेरी स्किन में धंस गए, आंखें पूरी लाल थीं। मार्कस, तुम्हें मेरे साथ एग्जाम देना होगा, सुन रहे हो? मैंने उसे झटक दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं एग्जाम पहले ही दे चुका हूँ, तुम्हारे साथ दोबारा क्यों दूं? सिएना वहीं जम गई। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे यकीन ही नहीं था कि मैं मना कर सकता हूँ। माँ तुरंत सिएना को पकड़कर एक तरफ ले गई। मार्कस, ये कैसा एटीट्यूड है? तुम्हारी बहन टूट रही है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते? मार्कस, ये फैमिली रेप्यूटेशन का सवाल है, बस एक बार उसके साथ एग्जाम दे दो, इसमें बड़ी बात क्या है? मैं उन्हें देखता हूँ और मुझे ये सब एक साथ मजाकिया और दयनीय लगता है। फैमिली रेप्यूटेशन? ये सिएना की रेप्यूटेशन थी, इसका मुझसे कभी कोई लेना देना नहीं था। मैंने सिर्फ कहा नहीं। मैं मुड़ा, अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह चाहे जितना नॉक करें, चाहे जितना चिल्लाएं, मैंने दरवाजा नहीं खोला। एजुकेशन ब्यूरो ने उनकी रिक्वेस्ट भी रिजेक्ट कर दी। आखिर में सिएना को फुल सुपरविजन में अकेले रीटेक देना पड़ा। एग्जाम रूम सिटी एजुकेशन ब्यूरो का कॉन्फ्रेंस रूम था। कैमरास 24 घंटे चालू थे और 3 प्रॉक्टर्स उसकी हर हरकत देख रहे थे ताकि इस बार कुछ गलत ना हो। रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला जैसा होना था। पूरी डिजास्टर। उसका रीटेक स्कोर 177। वह रैंडम गेस करके भी इससे ज्यादा ला सकती थी। शुरू से ही उसका असली लेवल लगभग 300 के आसपास था और पिछले 6 महीनों में वह सिर्फ डेटिंग करती रही, नंबर 1 बनने के सपने देखती रही, लेकिन एक बार भी किताब नहीं खोली। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें उठा रहा था। तभी एक क्लासमेट ने मैसेज भेजा कि सिएना को रीटेक में 157 स्कोर मिला है। मैं एक पल के लिए जम गया।
फिर मैं हंस पड़ा। मैं जमीन पर बैठकर इतना हंसा कि उठ ही नहीं पाया। कोवर्कर्स को लगा मुझे हीट स्ट्रोक हो गया है। उनमें से एक ने मुझे पानी की बोतल दी। मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैं बस बहुत बहुत खुश हूँ। ये रीटेक उसकी आखिरी नकली परत भी नोचकर फेंक चुका था। पहले सार्वमिप्र 1, फिर 157। ये फर्क इतना बड़ा था कि इंटरनेट पूरी तरह फट पड़ा। कमेंट्स सोने जैसे थे। विंडोज 57 यही उसका असली लेवल है। मामला खत्म। 791 पक्का चीटिंग थी। किसी ने तो मीम तक बना दिया। एक तरफ सार्वमिप्र 1, दूसरी तरफ 157। कैप्शन था, एक रीटेक में स्वर्ग से नरक तक। सिएना साइबर बुलिंग झेल नहीं पाई। उसने अपने सीनियर ईयर से पहले के ट्रांसक्रिप्ट्स डालकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट ने सब खोद निकाला। उसके पुराने स्कोर्स जो कभी 300 पार नहीं करते थे, और सीनियर ईयर में उसका अचानक उछाल। लोग लिखने लगे, कूड़े को चमका नहीं सकते। अब हर कोई यकीन कर चुका था कि उसने सीनियर ईयर की शुरुआत से ही चीटिंग की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे ट्रांसक्रिप्ट्स भी निकाल लिए। एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक हर बड़ा एग्जाम रिकॉर्ड बाहर आ गया। पहले दिन से टॉप 3, साल दर साल मजबूत। लोगों ने कमेंट किया, अब इसे कहते हैं असली चीज। कोई बोला, क्या ये सच में भाई बहन है? इतना बड़ा फर्क कैसे? दूसरा बोला, एक 750 मारता है और दूसरी 250 भी पार नहीं कर पाती। मैं कमेंट्स पढ़ता रहा और मेरे अंदर भावनाएं उलझ गईं। पहले मुझे लगता था अच्छे ग्रेड्स से मुझे पेरेंट्स की अप्रूवल मिलेगी, लेकिन फिर सच समझ आया, चाहे मैं कितना भी ऊंचा स्कोर करूं, उनकी नजरों में मैं कभी सिएना जितना नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें टैलेंटेड बेटा नहीं चाहिए था। उन्हें अपनी बेटी को ऊंचा उठाने के लिए एक टूल चाहिए था। जो टीचर्स और क्लासमेट्स पहले सिएना की पूजा करते थे, अब उसे प्लेग की तरह देखने लगे। हमारे पेरेंट्स तक जहां जाते, लोग पीछे बातें करते। नेबर्स लगातार गॉसिप करते रहते कि लिन फैमिली की बेटी फ्रॉड है, चीटिंग करके ऊपर पहुंची है। पूरी बदनामी। उन दिनों सिएना अपने कमरे में ऐसे छिपी रहती जैसे कोई बहिष्कृत इंसान हो। कर्टन्स पूरी तरह बंद। माँ उसके दरवाजे पर खाना छोड़ देती। वह किसी से मिलने तक को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ मैं अपना प्रेस्टीज मेडिकल स्कूल का एक्सेप्टेंस लेटर लेकर सामान बांध चुका था और गांव में ग्रैंडपा के पास लौट आया। अगस्त के आखिर में स्कूल शुरू होते ही मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। कम से कम मुझे ऐसा ही लगा। गांव की गर्मियां किसी स्टीम ओवन जैसी थीं, लेकिन मेरा दिल शांत था। ग्रैंडपा का पुराना घर पहाड़ के नीचे था। मिट्टी के 3 कमरे, सामने एक पुराना लोकस ट्री। पूरे दिन सिकेडा की आवाजें, लेकिन पता नहीं क्यों वे मुझे परेशान नहीं करती थीं। यही मेरा असली घर था। जितना मुझे याद है, मुझे हमेशा यहीं छोड़ दिया जाता था। पेरेंट्स कहते थे गांव की हवा हेल्थ के लिए अच्छी है, लेकिन सच ये था कि उन्हें मैं रास्ते का कांटा लगता था। वे चाहते थे कि सिएना अकेले सारा प्यार और सारे रिसोर्सेज पाए। एक और बच्चा मतलब एक और कंपेटिटर। ग्रैंडपा ने कभी पेरेंट्स के खिलाफ बुरा नहीं कहा। वो बस चुपचाप मेरा ख्याल रखते रहे, मुझे पढ़ना लिखना सिखाते रहे और कहते रहे कि खुद पर भरोसा करना सीखो। उनकी सबसे ज्यादा कही जाने वाली बात थी, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं होता उसके लिए एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है। मैंने उन शब्दों को अपनी हड्डियों में उतार लिया। मैं पुराने घर में 20 दिनों से ज्यादा रुका। हर सुबह जल्दी उठकर ग्रैंडपा के साथ मुर्गियों को दाना खिलाता। सुबह कोर्टयार्ड में पढ़ाई करता। दोपहर में उनके साथ खेतों में घूमता। शाम को हम लोकस ट्री के नीचे बैठकर ठंडी हवा लेते। वह मुझे पुराने दिनों की कहानियां सुनाते, कैसे पापा बचपन में बहुत शरारती थे, कैसे माँ शादी के बाद बहुत मेहनती थीं। मैं उन अजनबी यादों को सुनता जैसे वह किसी और फैमिली की कहानी हो, क्योंकि मेरी यादों में मेरे पेरेंट्स कभी ऐसे नहीं थे। एक शाम चमकते चांद के नीचे ग्रैंडपा ने अचानक पूछा, नेशनल एग्जाम कैसा गया? मैंने कुछ पल सोचा और ईमानदारी से कहा, काफी अच्छा, मेरा ख्याल है। ग्रैंडपा ने सिर हिलाया। उनकी धुंधली आंखों में एक चमक थी। वह चांद की तरफ देखते रहे और कुछ देर चुप रहे। अच्छा है, अच्छा ही है। मेरे लिए बस इतना सुनना ही काफी था। उन्होंने आह भरी। उनकी आवाज भारी थी। ग्रैंडपा, इस जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाया, तुम ही मेरे पास सब कुछ हो। मैंने सिर झुका लिया। मेरी नाक में चुभन होने लगी। पूरी जिंदगी में वही अकेले इंसान थे जिन्होंने मुझसे इस तरह बात की थी। वही अकेले थे जो सच में मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते थे। ग्रैंडपा, जब मैं कॉलेज खत्म कर लूंगा और नौकरी कर लूंगा, मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा। उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया, बच्चे जैसी मुस्कान के साथ। शहर मेरे लिए नहीं है, बस ये जानना कि तुम परवाह करते हो, वही काफी है। उस रात मैं घर के पुराने ईंटों वाले बिस्तर पर लेटा था, खिड़की के बाहर की आवाजें सुनते हुए सोच रहा था कि एक बार स्कोर्स आ जाएं, सब खत्म हो जाएगा। मैं सबको दिखा दूंगा। मार्कस लिन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे इधर उधर धक्का दिया जा सके, और वह किसी की सीढ़ी नहीं है। 12 अगस्त। स्कूल शुरू होने में 2 हफ्तों से थोड़ा ज्यादा समय बाकी था। मैं आंगन में ग्रैंडपा की मकई सुखाने में मदद कर रहा था। सुनहरे भुट्टों की टोकरी एक एक करके बैम्बू मैट्स पर फैला रहा था। मेरी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मॉम का कॉल था। मैं जम गया। उन्होंने मुझे लगभग कभी कॉल नहीं किया। पिछली बार एग्जाम से पहले किया था, मुझसे पूछते हुए कि मुझे क्या स्कोर आने की उम्मीद है। उनकी आवाज शक और हिसाब से भरी हुई थी। मैंने उठाया। स्पीकर से रोने की आवाज फूट पड़ी। मॉम की आवाज भारी और घबराई हुई थी। मार्कस, तुम्हें घर आना होगा, तुम्हारे पिता वो। मेरा दिल बैठ गया। विनोविंग ट्रे लगभग मेरे हाथ से फिसल गई। क्या हुआ? कौन सा हॉस्पिटल? लेकिन वो बस रोती रही, जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बार बार कहा, घर आ जाओ, अभी घर आ जाओ। फिर कॉल कट गया। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ। ग्रैंडपा घर से बाहर आए, मेरे चेहरे की हालत देखी और पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया। उनका चेहरा भी बदल गया। उन्होंने मुझे सामान बांधकर निकलने को कहा। जो भी हो, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। मैंने सिर हिलाया, अंदर गया और कुछ कपड़े अपने बैकपैक में ठूंस दिए।
जैसे ही मैं बाहर निकला, ग्रैंडपा मेरे पीछे आए और कपड़े की एक गठरी मेरे हाथ में रख दी। वो भारी थी। इसे रखो, ये इमरजेंसी के लिए ग्रैंडपा ने बचा कर रखा था। अंदर मुड़े तुड़े छोटे नोट और कुछ बड़े नोट थे, कुल मिलाकर लगभग 2000 UN। ये उनकी रिटायरमेंट की बचत थी। अंडे और सब्जियां बेचकर एक एक पैसा बचाया था। मैंने वापस देने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही मुड़कर अंदर जा चुके थे। दरवाजे पर उनकी झुकी हुई परछाई बहुत छोटी लग रही थी। मैंने गठरी कसकर पकड़ ली, आंखें जलने लगीं। गांव से काउंटी सीट तक बस में 2 घंटे लगे, काउंटी से शहर तक ट्रेन में 3 घंटे, फिर एक्सप्रेस रेल बदलनी थी। पूरे सफर में लगभग 10 घंटे लगने वाले थे। मैंने अगली उपलब्ध बस पकड़ ली। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलती बस में बैठकर खिड़की के बाहर गुजरते नजारों को देखते हुए मेरा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ गलत था, बहुत सारी बातें मेल नहीं खा रही थीं। मॉम का रोना बहुत ज्यादा था, बनावटी जैसा, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि बीमारी क्या थी। मॉम की मुस्कान टूट गई, फिर उन्होंने उसे संभाल लिया। ओह, वो बस गलत फहमी थी। कल तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल गए तो पता चला कुछ गंभीर नहीं था। और वैसे भी तुम जल्दी स्कूल जाने वाले हो, तो हमने सोचा पूरा फैमिली साथ बैठ जाए। आखिर हम फैमिली हैं, फैमिली। उनके मुंह से ये 2 शब्द सुनना लगभग मजाक जैसा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और कहा ठीक है, फिर जूते उतार दिए। आंखों के कोने से मैंने देखा सिएना काउच के दूसरे कोने में सिकुड़ कर बैठी थी, पजामास पहने हुए, बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। कुछ महीने पहले जो ऐसे घूमती थी जैसे पूरी दुनिया उसकी हो, अब वो बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखों में अजीब भाव थे, नफरत, डर और कुछ ऐसा जिसे मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने दिखाया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं और सीधा अपने कमरे में चला गया सामान रखने। मेरा कमरा अपार्टमेंट के सबसे आखिर में था, लगभग 150 स्क्वायर फीट, जहां कभी धूप नहीं आती थी। पहले वो स्टोरेज क्लोजेट हुआ करता था। जब मैं ग्रैंडपा के यहाँ से स्कूल के लिए वापस आया, तभी उन्होंने उसे साफ किया था। सीना का कमरा साउथ की तरफ था, मास्टर बेडरूम, बड़ा और रोशनी से भरा हुआ। इस घर में रिसोर्सेज हमेशा ऐसे ही बंटते थे, बिल्कुल जमीन पर खींची लकीर की तरह साफ। मैंने दरवाजा बंद किया और कमरे को चेक करना शुरू किया। डेस्क, बुक शेल्फ, क्लोजेट, बेड के नीचे, एक एक जगह, ये पक्का करने के लिए कि किसी ने कुछ छेड़ा तो नहीं। फिर मैंने बैकपैक से बैकअप फोन निकाला, एक छुपी हुई जगह ढूंढी और बुक शेल्फ के सामान के बीच उसे खड़ा कर दिया। कैमरा सीधा दरवाजे की तरफ था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, साइलेंट मोड चालू किया और पक्का कर लिया कि कोई शटर साउंड, नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं आएगा। सब करने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं, लेकिन मेरे कान लिविंग रूम की हर आवाज पकड़ रहे थे। रात के खाने पर मॉम ने पूरा खाना बनाया और पहली बार मुझे खाने के लिए बुलाया। उन्होंने मेरी प्लेट में खुद खाना भी रखा। मार्कस, तुम दुबले हो गए हो, तुम जल्दी जाने वाले हो, अच्छे से खाओ। मैं खाता रहा, लेकिन स्वाद का एहसास तक नहीं हुआ। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो सच में क्या चाहते हैं, वो क्या योजना बना रहे थे, अपने असली दांत कब दिखाएंगे। डिनर के बाद डैड ने गला साफ किया, जैसे कोई भाषण देने वाले हों। मार्कस, हमने तुम्हें वापस बुलाया क्योंकि एक बात करनी थी। लो, शुरू हो गया। मैंने सिर उठाया, चेहरे पर उतनी ही उलझन दिखाई जितनी जरूरी थी। बात यह है, तुम्हारी बहन इन दिनों ठीक नहीं है। तुम्हें पता है, एग्जाम वाली बात ने उसे बहुत चोट पहुंचाई है। वो बहुत डिप्रेस्ड है, कमरे से भी बाहर नहीं निकलती। तुम्हारी माँ और मैंने सोचा तुम उसके भाई हो, उसके सबसे करीब हो, क्या तुम उसके साथ थोड़ा समय बिता सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो, बस इतना। मैं उनके असली इरादे का इंतजार कर रहा था, और जैसा सोचा था, मॉम वहीं से आगे बढ़ी, टटोलते हुए। बिल्कुल मार्कस, तुम दोनों ट्विंस हो, खून पानी से गाढ़ा होता है, अपनी बहन की मदद करने में क्या बुराई है। मैं अब भी चुप रहा, बस उन्हें देखता रहा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर अचानक सिएना ने सिर उठाया, उसकी आंखें लाल थीं और वो मुझे घूर रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी। मार्कस, मुझे पता है मुझसे गलती हुई, ठीक है, मैं इस बारे में सोच रही थी। पहले जो भी हुआ सब मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे बस एक मौका और दे सकते हो। मैं लगभग हंस पड़ा, उसकी एक्टिंग बेहतर हो गई थी। अफसोस, मैं इसे खरीद नहीं रहा था। मैंने सीधा पूछा, तुम लोग मुझसे सच में क्या चाहते हो। मैंने पर्दा एकदम खींच कर हटा दिया। मेरे पास खेल खेलने का धैर्य नहीं था। मॉम और डैड ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे तय कर रहे हों कि अब समय आ गया है। आखिर डैड ने अपने पत्ते खोल दिए। मार्कस, बात यह है, हमने एक प्लान सोचा है जिससे सिएना भी कॉलेज जा सकती है। मैंने भौं उठाई, उन्हें आगे बोलने का इशारा दिया। सिएना ने हमें एग्जाम स्कोर वाली बात बताई, वो 10 पॉइंट पैटर्न। शायद तुम हमसे बेहतर समझते हो। तुम दोनों के बीच कोई खास कनेक्शन है। जब तक तुम उसके साथ हो, उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। मेरा दिल झटका खाकर धड़क उठा। उसने सचमुच उन्हें ये राज बता दिया था। डैड उठकर मेरे पास आए, उनकी आवाज में कोई सवाल नहीं था। तो तुम्हारी माँ और मैंने बात की, क्यों ना तुम 1 साल रुक जाओ, सीनियर ईयर दोबारा पढ़ो और अगले साल सिएना के साथ एग्जाम दो। वो भी किसी अच्छे स्कूल में चली जाएगी। एक फैमिली से 2 बच्चे, प्रेस्टीज में, कितना नाम होगा पूरे परिवार का। मैं उन्हें घूरता रहा, इसलिए नहीं कि उनकी मांग बेतुकी थी, हालांकि थी, बल्कि इसलिए कि वो इसे बोलते वक्त खुद को कितना सही समझ रहे थे, जैसे मेरा भविष्य फेंक देना और सिएना को दे देना बिल्कुल स्वाभाविक हो। मॉम और आगे आई, मेरा हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में हिसाब चमक रहा था। मार्कस, इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम इतने स्मार्ट हो, अगले साल भी आराम से निकल जाओगे, टॉप स्कोरर होने की फेम के साथ, और 1 साल की तैयारी, टॉप यूनिवर्सिटीज तुम्हारे पीछे भागेंगी, और सिएना का फ्यूचर भी बन जाएगा। हम चारों की जिंदगी बन जाएगी। क्या ये सबके लिए जीत नहीं? सबके लिए जीत? क्या मजाक है। मेरा एक्सेप्टेंस लेटर पहले से आ चुका है। मैं 1 साल दोबारा क्यों पढ़ूं? डैड ने हाथ हिलाकर
दिखाकर बात टाल दी। एक्सेप्टेंस लेटर? तो क्या अगर तुम नहीं गए तो अपने आप खत्म हो जाएगा? मार्कस, तुम बड़े भाई हो, अपनी बहन की मदद करने में क्या बुराई है? जब सिएना सफल हो जाएगी वो तुम्हें नहीं भूलेगी, उसकी कमाई में तुम्हारा हिस्सा भी होगा। मैंने इंसानी इतिहास का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया था। मैंने सिर्फ 2 शब्द कहे, मैं मना करता हूँ। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। डैड का चेहरा काला पड़ गया। मॉम वहीं रुक गईं। सिएना ने अचानक सिर उठाया और उसकी आंखों की विनती ठंडी और जहरीली हो गई। डैड खड़े हुए और मेरे ऊपर झुक गए। आवाज में धमकी थी। मार्कस, ये कैसा रवैया है? हम शांति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम सीधा मना कर रहे हो। मैं भी खड़ा हो गया और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम चाहते हो मैं प्रेस्टीज छोड़ दूं उस इंसान की देखभाल करने के लिए जिसने नेशनल एग्जाम में 157 स्कोर किया और फिर अपने स्कोर से उसे टॉप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाऊं? क्यों? मॉम चीख पड़ी। क्योंकि वो तुम्हारी बहन है और तुम उसके भाई हो। अपनी बहन की मदद करना ही भाई का काम होता है। मैंने 18 साल तक उसकी मदद की है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से तुमने उसे सब कुछ दिया। तुमने मुझे गांव में फेंक दिया और भूल गए कि मेरा भी अस्तित्व है। अब उसने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली और अचानक तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा एक बेटा भी है। अब तुम चाहते हो कि मैं उसका गंद साफ करने के लिए अपना फ्यूचर फेंक दूं? डैड ने मेज पर जोर से हाथ मारा। बर्तन उछल गए। मार्कस, अपनी जुबान संभालो। कौन सी जुबान? यही वाली। मैं ये नहीं करने वाला। मैं मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरे पीछे सिएना पागलों की तरह चीखी। मार्कस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो पॉइंट्स मेरे होने चाहिए थे। मेरे बिना तुम हो क्या? मैं रुक गया, मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरह मुड़ा हुआ था। सिएना, ध्यान से सुनो। हर एक पॉइंट मैंने अपने हाथों से कमाया है। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम मेरे स्कोर से फायदा उठा सकती हो तो वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी टैलेंट नहीं, और मुझे धमकाने का हथियार तो बिल्कुल नहीं। सिएना का गला रुक गया। उसके पास कहने के लिए एक शब्द नहीं था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुस्से से या बेबसी से मैं नहीं बता पाया। मॉम दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई और मेरी तरफ उंगली उठाई। मार्कस, तुमने अपनी बहन को रुला दिया। तुम्हारे अंदर जरा भी जमीर है। मैंने उनकी आंखों में देखा। और तुम्हारे अंदर? मैं बहस से थक चुका था। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद करके लॉक कर लिया। बाहर चीजें गिरने की आवाजें आने लगीं। डैड की गालियां, मॉम का रोना, सिएना की चीखें, सब मिलकर ऐसे लग रहा था जैसे कोई उबलता हुआ बर्तन। मैं दरवाजे से टिक गया, आंखें बंद कर लीं और आवाजों को अपने ऊपर बहने दिया। मेरा दिमाग अजीब तरह से शांत था। आज रात सिर्फ पहला राउंड था। असली लड़ाई अभी बाकी थी। मुझे एहसास था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कोशिश कर लेने दो। मेरे पास इंतजार करने की पूरी ताकत थी। उस रात मैं सोया नहीं। आंखें छत पर टिकी थीं और कान पूरी तरह सतर्क थे। रात के लगभग 2 बजे मुझे अपने दरवाजे के बाहर सरसराहट और फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने सांस रोक ली और सुनने लगा। मॉम और डैड थे। मॉम की आवाज बहुत धीमी थी लेकिन मैं हर शब्द सुन पाया। जब वो सो जाए तब करते हैं। उसका सामान ले लेते हैं। उसके आईडी और एक्सेप्टेंस लेटर के बिना वो कहीं नहीं जा पाएगा। देखो, उसकी लाइट बंद है। वो जरूर सो गया होगा। आज रात करते हैं और इंतजार नहीं। कदम मेरे दरवाजे के पास आने लगे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा लेकिन मैं हिला तक नहीं। मैं गहरी नींद का नाटक करता हुआ बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। शुक्र है मैंने लॉक किया था। बाहर मॉम धीरे से गाली देने लगी। इसने कमबख्त दरवाजा बंद कर लिया। रहने दो, कल देखेंगे। वैसे भी ये कहीं नहीं जा रहा। कदमों की आवाज दूर चली गई। मैंने आंखें खोलीं और अंधेरे को घूरता रहा। मेरे अंदर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। जैसा मैंने सोचा था, उन्होंने कभी मुझे जाने देने की योजना बनाई ही नहीं थी। जिस पल मैं उस दरवाजे से अंदर आया उसी पल उनके जाल में कदम रख चुका था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं तैयार होकर आया हूँ। ये शतरंज की बाजी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया। बाहर से लॉक था। मेरा दिल बैठ गया। मैं खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सिक्योरिटी बार्स मजबूती से वेल्ड की हुई थीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फोन में अभी भी सिग्नल था लेकिन वाईफाई बंद था। मैंने मोबाइल डेटा से अपने रूममेट्स को मैसेज किया। उन्हें बताया कि मैं जिंदा हूँ, अभी ठीक हूँ, लेकिन हालात खराब हैं। मैंने उन्हें स्टैंड बाय पर रहने को कहा। सुबह करीब 10 बजे लॉक खुला। मॉम हाथ में कंजी का कटोरा लेकर अंदर आईं। उनकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। भूख लगी है? कुछ खा लो। अब समझ आ गई? मैंने कटोरा नहीं लिया। उन्होंने उसे डेस्क पर रख दिया और उनकी आवाज बदल गई। मार्कस, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। समझदार इंसान जानता है कब झुकना है। तो क्या हुआ अगर तुम प्रेस्टीज में पहुंच गए? ट्यूशन कौन देगा? खाना कौन देगा? रेंट कौन देगा? तुम्हें लगता है हम एक पैसा देंगे? तुम स्कूल भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, फिर घुटनों के बल वापस आओगे। मैंने उन्हें देखा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया और जोर दिया। तुम्हारा वो एक्सेप्टेंस लेटर शायद ज्यादा समय तक बचे भी नहीं। अगर तुम अच्छे से मान जाओ और ईयर रिपीट करो तो अगली बार हम पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं। उनकी बात अधूरी रह गई। धमकी हवा में लटक रही थी। मैं फिर भी चुप रहा। उनके जाने के बाद मैंने लॉक की आवाज दोबारा सुनी। उस पल से मैं आधिकारिक तौर पर हाउस अरेस्ट में था। पहले दिन मैं शांत रहा। दूसरे दिन बेचैनी शुरू हुई। डर की वजह से नहीं, समय की वजह से। स्कूल शुरू होने का दिन करीब आ रहा था। मुझे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तीसरी रात मैंने जोखिम उठाने का फैसला किया। रात के 2 बजे सब सो चुके थे। मैं चुपचाप बिस्तर से उठा और नेल क्लिपर की फाइल से लॉक खोलने लगा। वो पुराना स्प्रिंग बोल्ट था। लगभग 10 मिनट लगे और फिर एक हल्की सी क्लिक सुनाई दी। दरवाजा खुल गया। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। लिविंग रूम पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं दीवार पकड़कर धीरे धीरे मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कन गले में महसूस हो रही थी। मेरे पैरों के नीचे फर्श चरमराया। हर आवाज पर मैं जम जाता और सुनता। कोई हिला नहीं।
फिर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही मेरी उंगलियां मुख्य दरवाजे के हैंडल को छूने वाली थीं, अचानक लाइट्स जल उठीं। मैं जम गया। डैड हॉलवे के आखिर में खड़े थे, हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। उनका चेहरा पत्थर जैसा था। वो मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं भागने के लिए मुड़ा। समझाने का समय नहीं था। मैं घूम कर भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। उन्होंने 3 कदम में दूरी खत्म कर दी और छड़ी मेरी पीठ पर आकर गिरी। दर्द ने मुझे सीधे जमीन पर गिरा दिया। फिर मार का तूफान शुरू हो गया। मैं सिकुड़ गया और सिर बचाने लगा। छड़ी बार बार गिरती रही, हर बार हड्डियों तक उतर रहा था। भागने की कोशिश कर, मेरी बात न मानकर देख, तेरे अंदर की सारी नाफरमानी निकाल दूंगा। पता नहीं कब मॉम और सिएना भी आ गईं। वो दोनों एक तरफ खड़ी होकर देख रही थीं। किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। सिएना के चेहरे पर तो हल्की सी संतुष्टि भरी मुस्कान तक थी। आखिर डैड थक गए और जोर जोर से सांस लेने लगे। ध्यान से सुन लो मार्कस, अपनी बाकी जिंदगी में इस घर से बाहर जाने के बारे में सोचो भी मत, जब तक तुम ईयर रिपीट करने के लिए हाँ नहीं कहते। मैं जमीन पर पड़ा कांप रहा था, डर से नहीं, गुस्से से। 18 साल का दबा हुआ गुस्सा लगभग मेरे सीने से बाहर फट पड़ना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। अभी नहीं, मेरे पास अभी काफी सबूत नहीं थे। मेरा बैकअप प्लान भी अभी तैयार नहीं था। वो मुझे घसीट कर वापस कमरे में ले गए और बिस्तर पर फेंक दिया। दरवाजे पर अब बाहर से नया पैडलॉक लगा दिया गया था। इस बार उसे खोलना नामुमकिन था। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। पीठ दर्द से जल रही थी, लेकिन वो दर्द मेरे दिमाग को और साफ कर रहा था। मार्कस, इतनी जल्दी किस बात की? तुमने 18 साल इंतजार किया है। कुछ दिन और सही, उन्हें अपनी छोटी जीत का मजा लेने दो। एक बार सबूत पूरे हो गए, उनमें से कोई नहीं बचेगा। अगले 2 दिनों तक मैंने साथ निभाने का नाटक किया। अब और भागने की कोशिश नहीं की। खाना लाते तो खा लेता, सोने का समय होता तो सो जाता। ऊपर से मैं टूटा हुआ लग रहा था। मॉम और डैड को लगा कि पिटाई काम कर गई। उनकी सावधानी थोड़ी ढीली पड़ गई, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। मैं बाहर नहीं जा सकता था। इन 2 दिनों में मैंने उनका रूटीन पढ़ना शुरू किया। कौन कब सोता है, कौन कब उठता है, हर छोटी चीज दिमाग में नोट करता गया, सही समय का इंतजार करते हुए। चौथी रात आखिर उन्होंने कदम उठाया। रात के 2 सा 7 बजे मुझे लॉक खुलने की आवाज सुनाई दी। वो झिझक वाली आवाज नहीं थी, कोई सच में दरवाजा खोल रहा था। मेरी आंखें बंद रहीं, सांस बिल्कुल सामान्य रही। मैं गहरी नींद का नाटक करता रहा, लेकिन मेरे शरीर की हर नस आग की तरह जल रही थी। दरवाजा खुला। कदम बहुत हल्के थे, जैसे मुझे जगाने से डर रहे हों। 2 लोग थे, उनकी सांसों से पहचान गया। एक मॉम थी, दूसरा डैड। वो धीरे धीरे मेरी डेस्क के पास गए और चीजें खंगालना शुरू कर दिया। मैं सोने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरा दिल अपने आप तेज धड़क रहा था। मुझे ठीक पता था कि वो क्या ढूंढ रहे थे। मेरा नेशनल आईडी और एक्सेप्टेंस लेटर, यही 2 चीजें थीं जो मुझे इस नरक से बाहर निकाल सकती थीं, और यही वो चीजें थीं जिनसे वो मुझे कैद रखना चाहते थे। कई मिनट तक खोजबीन चलती रही। मैंने मॉम को फुसफुसाते सुना, मुझे नहीं मिल रहा। तुम्हें क्या लगता है उसने कहाँ छिपाया होगा? डैड ने चिढ़कर कहा, ढूंढते रहो, इसी कमरे में होगा। वो कहीं जा तो नहीं सकता। उन्होंने हर ड्रॉर उलट दी, बुक शेल्फ खंगाल दी, बैकपैक उलट दिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़ों की जेबें तक टटोल डाली। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया है। शायद ये सोच रहा था कि तकिए के नीचे देखे या नहीं। तभी दरवाजे से तीसरी आवाज आई, सिएना, मिला कुछ? श्श, उसे मत जगाओ। सिएना अंदर चली आई। उसके कदम मॉम और डैड से कहीं ज्यादा तेज थे। जाहिर था उसे परवाह नहीं थी कि मैं सुन रहा हूं या नहीं। मुझे महसूस हुआ वो मेरे ठीक पास खड़ी है और नीचे घूर रही है। उसकी नजर सांप जैसी ठंडी थी। मैं उसकी सांस तक अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। फिर उसकी आवाज अंधेरे को चीरती हुई आई, ठंडी और पूरी तरह यकीन से भरी। नाटक बंद करो, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। मैं हिला तक नहीं, सांस बिल्कुल सामान्य रखी, लेकिन अंदर से गालियां दे रहा था। ये पागल लड़की खतरनाक हद तक तेज थी। सिएना ने ज्यादा जोर नहीं दिया, वो भी ढूंढने लगी, लेकिन उसके तरीके मॉम और डैड से कहीं ज्यादा बेरहम थे। चीजें हर तरफ फेंकी जाने लगीं। किताबें एक एक करके शेल्फ से खींचकर नीचे गिराई गईं। ड्रॉर्स तक बाहर खींचकर फेंक दिए गए। मैंने अपना नेशनल आईडी तकिए के कवर में सिले हुए एक गुप्त पॉकेट में छिपाया था और एक्सेप्टेंस लेटर को बहुत छोटा फोल्ड करके सूटकेस की लाइनिंग के अंदर सिल दिया था। मुझे लगा था कि वो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन मैंने सिएना के जुनून को कम आंका था। उसने मेरा तकिया खींच लिया और पूरे पिलो केस को ऐसे टटोलना शुरू किया जैसे कोई ड्रग सर्च चल रही हो। उसकी उंगलियां हर कोने पर घूम रही थीं, कुछ भी नहीं छूट रहा था। जैसे ही उसका हाथ हिडन पॉकेट तक पहुंचा, वो जम गई। फिर अचानक खुशी से चीख उठी, मिल गया। मेरा सीना कस गया, लेकिन मैं फिर भी नहीं हिला। अगले ही पल वो पागलों की तरह मेरे सूटकेस पर टूट पड़ी। अंदर की सारी चीजें बाहर फेंक दी और लाइनिंग को फाड़ना शुरू कर दिया। कपड़ा फटने की आवाज कानों को चीर रही थी। उसके नाखून अंदर तक घुस गए। फिर अचानक उसे कुछ सख्त महसूस हुआ। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं झटके से उठ बैठा और बेड साइड लैंप का स्विच दबा दिया। रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। सबने आंखें सिकोड़ लीं। अब मैं सब साफ देख सकता था। डैड और मॉम डेस्क के पास खड़े थे। हाथ में मेरा नेशनल आईडी था। उनके चेहरे पर हल्का अपराध बोध था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा धर्म का नकली भाव। सिएना सूटकेस के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एनवेलप था, वही एनवेलप जिसमें मेरा एक्सेप्टेंस लेटर था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने खजाना खोज लिया हो, लालच और खुशी से चमकता हुआ। मैं उन तीनों को घूरता रहा और बर्फ जैसी आवाज में पूछा, आधी रात में तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर सीधा नाटक छोड़ दिया। डैड ने मेरा आईडी डेस्क पर पटक दिया। मार्कस, अब अच्छे बनने का खेल खत्म। सिएना ने हमें सब बता दिया। जब तक तुम पास रहते हो, उसका स्कोर बढ़ जाता है। तुम दोनों के बीच यही कनेक्शन है, इसे मान लो।
मॉम एक कदम आगे आई। उसकी आंखों में धमकी और हिसाब किताब साफ दिख रहा था। मार्कस, मेरी बात सुनो। 1 साल और रुकने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम इतने स्मार्ट हो कि अगले साल फिर से निकल जाओगे और सिएना भी कॉलेज चली जाएगी। एक परिवार के 2 बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी में, इससे अच्छा और क्या होगा? मैंने कहा, नहीं। मैं अपना आईडी वापस लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डैड ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। वो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर थे। मैं 2 कदम पीछे लड़खड़ाया और दीवार से जा टकराया। मेरी पीठ के घाव दर्द से चीख उठे। डैड मेरे बिल्कुल पास आ गए। उनकी आवाज ठंडी धमकी जैसी थी। ना कह रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास चॉइस है? आज से तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारे पास आईडी नहीं, लेटर नहीं, प्रेस्टीज नहीं जा पाओगे। तुम यहीं रहोगे और रिपीट करोगे। अगले साल एग्जाम दे दो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। फिर अपने उस प्यारे स्कूल में चले जाना। किसी का नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। मुझे 1 साल बर्बाद करने पर मजबूर करना, मेरी पूरी जिंदगी की प्लान तोड़ देना, मुझे ऐसे इंसान की सीढ़ी बनाना जो खुद 200 भी नहीं ला सकती, और कहते हैं किसी का नुकसान नहीं होगा। मैंने गहरी सांस ली और गुस्सा दबा दिया। अभी फटने का समय नहीं था। मुझे और सबूत चाहिए थे। मैंने पूछा, तो तुम लोग आज रात मेरी चीजें जब्त करने आए थे? मॉम हंसी। अब उसे नाटक की जरूरत नहीं थी। जब्त? इस घर में सब कुछ तुम्हारे पेरेंट्स के अधिकार में है। तुम अभी बच्चे हो। इतनी जरूरी चीज हमारे पास रखने में क्या गलत है? मैं सिएना की तरफ देखने लगा। वो एनवेलोप से एक्सेप्टेंस लेटर निकाल रही थी। उसके चेहरे पर बदले की खुशी चमक रही थी। उसने लेटर को ट्रॉफी की तरह ऊपर उठाया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने लेटर को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखों में पागलपन भरी नफरत जल रही थी, और फिर मेरे सामने धीरे धीरे जानबूझकर उसे बीच से फाड़ दिया। रिप। आवाज तेज और चुभने वाली थी, जैसे कुछ टूट कर बिखर गया हो। लेकिन वो रुकी नहीं। उसने उसे बार बार फाड़ा, फिर से, जब तक वो कागज छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर बर्फ की तरह जमीन पर गिरने नहीं लगा। उसकी हर हरकत धीमी थी, जैसे वो हर पल का मजा ले रही हो। हर फाड़ के साथ उसकी मुस्कान और चौड़ी होती जा रही थी। मैं जमीन पर पड़े उन टुकड़ों को देखता रहा। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। वो लेटर सिर्फ कागज नहीं था, वो 12 साल की कुर्बानी था। अनगिनत रातों की मेहनत थी, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत थी, और उसने उसे टुकड़ों में बदल दिया। सिएना मेरे चेहरे को देखती रही और पागलों की तरह हंसने लगी। लेटर खत्म। अब देखती हूँ मार्कस, तुम रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो। पूरी जिंदगी तुम मेरी सीढ़ी बने रहोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ कीचड़ में सड़ो। वो और ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। बाल बिखरे हुए थे। वो किसी भूत जैसी लग रही थी। तुम मुझसे बेहतर क्यों हो? सब तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं? तुम प्रेस्टीज क्यों जा सकते हो, और मैं यहाँ सबकी हंसी का पात्र बनकर क्यों फंसी हूँ? वो स्कोर मेरे होने चाहिए थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो दुख के नहीं थे। वो गुस्सा था, जलन थी, पागलपन था। फिर अचानक उसकी आवाज धीमी हो गई। आधी खुद से बात कर रही थी, आधी मुझसे। तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी डरी हुई रहती थी। पूरी जिंदगी मुझे पता था कि मेरे ग्रेड्स नकली हैं, तुमसे चुराए हुए। उसका चेहरा कबूल करते हुए मरोड़ खा गया। हर एग्जाम से पहले वो डरती थी, बहुत डरती थी कि कहीं मैं एक दिन टेस्ट छोड़ ना दूं या जानबूझकर खराब ना कर दूं, और सबको पता चल जाए कि वो फ्रॉड है। सिसकियों के बीच उसने एक शब्द थूका, नफरत। मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट और मेहनती हो। तुम्हारे लिए इतने स्कोर लाना जैसे कुछ भी नहीं हो। और मैं खुद से और ज्यादा नफरत करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए तुम जा नहीं सकते। तुम्हें यहीं रहना होगा, हमेशा मेरी सीढ़ी बने रहना होगा, तभी मैं बच सकती हूँ। मैं उसे देखता रहा, उस इंसान को जिसे 18 साल से अपनी बहन कहता आया था। पहली बार मुझे उसके लिए दया महसूस हुई, लेकिन दया माफ करने की वजह नहीं होती, और दया उसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने का हक भी नहीं देती। डैड और मॉम एक तरफ खड़े सिएना का ब्रेक डाउन देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा उनके चेहरों पर मंजूरी जैसी झलक थी, जैसे उसने कोई महान काम किया हो। उस दृश्य को देखकर मेरे अंदर अजीब खालीपन और दुख उठने लगा। ये मेरे परिवार वाले थे। तो यही होता है, खून पानी से गाढ़ा होता है। मैंने सिर झुकाया और फर्श पर पड़े फटे हुए टुकड़ों को देखने लगा। मेरे कंधे कांपने लगे। उन्हें लगा मैं रो रहा हूँ। उन्हें लगा मैं टूट चुका हूँ। मॉम ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, ओह बस करो रोना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगले साल एग्जाम दे देना, इसे सबक समझो, आगे से ज्यादा आज्ञाकारी बनो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नीचे बैठ गया और कांपते हाथों से कागज के टुकड़े उठाने लगा। सिएना मुझे जमीन पर यूं टूटते हुए देख रही थी, और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। रो और रो, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी किस्मत है। मैं धीरे से ऊपर देखने लगा। वो अचानक जम गई, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी नफरत थी, और एक हल्की सी मुस्कान जो एक पल में गायब हो गई। उसी मुस्कान ने उसे डरा दिया। वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरी आवाज भारी थी, लेकिन शांत। कुछ नहीं, बस सोच रहा था तुम्हारी एक्टिंग कमाल की थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्टिंग ट्राई करना। मैं वहीं रुक गया, फिर बिस्तर के किनारे बैठ गया और टूटने का नाटक करने लगा। आंखें खाली, होंठों से बुदबुदाया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। सिएना मुझे देखती रही, और धीरे धीरे उसकी सावधानी गायब होने लगी। उसकी जगह जीत की खुशी ने ले ली। डैड ने ताना मारते हुए मेरा आईडी अपनी जेब में डाल लिया। ठीक है, सब सोने जाओ, आज से ये लड़का कहीं नहीं जाएगा। तीनों ऐसे कमरे से निकले जैसे कोई मिशन पूरा करके आए हों। जाते जाते मॉम ने बाहर से दरवाजा फिर लॉक कर दिया,
ताली की क्लिक बहुत हल्की थी, लेकिन मेरे लिए वो गरज की तरह लगी। मैं फिर कैद हो गया था। कमरा दोबारा अंधेरे में डूब गया। मैं बिस्तर पर बैठा उनके कदमों की आवाज सुनता रहा। फिर जब सब शांत हो गया, मैं उठा और बुक शेल्फ के पास गया। कबाड़ के ढेर में से बैकअप फोन निकाला। उसकी लाल रिकॉर्डिंग लाइट अब भी जल रही थी। उन्होंने उसे चेक करने की सोची तक नहीं। पूरा कमरा उलट पुलट दिया, लेकिन जिस ढेर को कचरा समझा वहीं सबूत छूट गया। कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया था। सिएना का एक्सेप्टेंस लेटर फाड़ना, पेरेंट्स का ठंडे चेहरे से देखना, यहाँ तक कि उसे बढ़ावा देना, उनकी अपनी जुबान से निकला पूरा प्लान, सब कुछ इस वीडियो में था। मैंने उसे क्लाउड पर अपलोड किया। बैकअप, फिर बैकअप और फिर बैकअप। अब कोई खतरा नहीं। फिर मैंने उसका छोटा वर्जन एडिट किया और ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। कैप्शन था, ये वो फैमिली है जिससे मैं भागना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगाया। मुझे क्राइम रिपोर्ट करना है। मेरा परिवार मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ बंद करके रखा हुआ है। डिस्पैचर ने एड्रेस पूछा। मैंने सब बताया। उसने कहा, ऑफिसर्स रास्ते में हैं, बस शांत रहो। कॉल खत्म होने के बाद मैंने फोन साइलेंट पर किया, उसे वापस कबाड़ में छिपा दिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऊपर से मुझे शांत रहना था। मुझे नहीं पता था पुलिस को आने में कितना वक्त लगेगा या उससे पहले क्या होगा, लेकिन एक बात मुझे पता थी, अगर मैं आज रात बच गया तो सब कुछ बदल जाएगा। मिनट रेंगते हुए गुजर रहे थे। बाहर का आसमान धीरे धीरे उजाला पकड़ने लगा। मेरी आंखें खुली थीं, छत पर टिकी हुई, और मेरे कान घर की हर छोटी आवाज पकड़ रहे थे। 4:23। मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, सिएना की। उसके कदम हल्के थे, जैसे वो किसी को जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस मौत जैसी खामोशी में वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहे थे। वो मेरे दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैंने अपनी सांस रोक ली, शरीर का एक भी हिस्सा नहीं हिलाया। फिर क्लिक, ताला खुला। वो वापस आ गई थी। मैंने आंखें बंद रखीं और सोने का नाटक करता रहा। दिल की धड़कन कानों में ढोल की तरह बज रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आई और वहीं खड़ी हो गई। मैं महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थीं, शक और संदेह से भरी हुई। फिर वो कमरे में इधर उधर चलने लगी। उसके कदम कभी पास आते, कभी दूर जाते, जैसे कोई शिकारी अपने इलाके में चक्कर लगा रहा हो। मुझे नहीं पता था वो क्या ढूंढ रही थी, लेकिन मेरे अंदर बहुत बुरा एहसास उठ रहा था। फिर उसके कदम बुक शेल्फ के पास रुक गए। मेरा सीना कस गया। मुझे सामान खंगालने की आवाज सुनाई दी। वो कबाड़ के ढेर को उलट पुलट रही थी। मेरी उंगलियां चुपचाप कंबल कसकर पकड़ चुकी थीं। दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर उसे फोन मिल गया तो? तभी अचानक आवाज बंद हो गई। हवा तक जैसे जम गई। मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। ये क्या है? मुझे समझ आ गया, उसने उसे ढूंढ लिया था। सब खत्म। मेरी आंखें झटके से खुलीं। मैं सीधा उठकर बैठ गया। उसके हाथ में बैकअप फोन था। स्क्रीन पर लाल रिकॉर्डिंग डॉट अब भी चमक रहा था। उसके चेहरे पर पहले उलझन आई, फिर सदमा और फिर सीधा गुस्सा। मार्कस, तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे? वो पागल जानवर की तरह मुझ पर झपट्टी। मुझे बचने का मौका नहीं मिला। उसके नाखून सीधे मेरे चेहरे पर लगे। जलता हुआ दर्द उठा। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। हम दोनों उलझ गए। वो लड़की थी, लेकिन उस वक्त वो किसी पागल इंसान की तरह लड़ रही थी। उसकी ताकत डराने वाली थी। हमने नाइट स्टैंड गिरा दिया। लैंप नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि मॉम डैड तुरंत जाग गए। डैड कमरे में घुसे, सामने का नजारा देखा और मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे सिर का पिछला हिस्सा दीवार से जा टकराया। तू अपनी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है? मैं सिर पकड़कर हाँफने लगा। मैंने नहीं मारा, पहले इसने मुझ पर हमला किया। लेकिन सिएना तब तक उठ चुकी थी और फोन अब भी उसके हाथ में था। वो डैड के पीछे जाकर छिप गई। डैड, ये सीक्रेटली रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसने सब रिकॉर्ड किया है। डैड का चेहरा तुरंत बदल गया। उन्होंने फोन छीना और स्क्रीन देखने लगे। जैसे जैसे देखते गए, उनका चेहरा और काला पड़ता गया। माथे की नसें फूल गईं। मार्कस, तुम सच में कमाल हो। अगले ही पल उन्होंने फोन फर्श पर दे मारा। स्क्रीन टूट गई। फिर उन्होंने उसे बार बार पैरों तले कुचला, जब तक वो धातु के टुकड़ों का ढेर नहीं बन गया। मैं उस टूटे हुए फोन को देखता रहा, लेकिन अंदर घबराहट की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि वीडियो तो बहुत पहले क्लाउड पर अपलोड हो चुका था। ये फोन अब सिर्फ खाली खोल था, लेकिन मैंने ये चेहरे पर नहीं आने दिया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मेरी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई हो। मॉम भाग कर आई और एक नजर देखते ही उसका चेहरा उतर गया। ये एहसान फरामोश पुलिस बुलाने वाला था, हमें जेल भेजना चाहता है। इसने जरूर वो वीडियो ऑनलाइन डालना था, जैसे सिएना को एक्सपोज किया था। डैड ने बिना कुछ कहे मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। मेरा गाल तुरंत सूज गया। होंठ के किनारे खून का स्वाद महसूस हुआ। सुन मार्कस, बात खत्म नहीं हुई। यहीं बैठा रह, कहीं जाने की कोशिश भी मत करना। पुलिस या इंटरनेट पर कुछ किया तो टांगें तोड़ दूंगा। वो गालियां देते हुए बाहर निकल गए और मॉम को मुझे देखने के लिए कहा। मॉम दरवाजे पर खड़ी रही। मार्कस, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। जो हम कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, तुम समझते क्यों नहीं? फिर वो भी चली गई। बाहर से फिर ताला लगा। इस बार उसने दरवाजे के सामने कुछ घसीटा। कुर्सी की आवाज आई। अब कमरा फिर मेरा था। चारों तरफ टूटा सामान फैला हुआ था। मैं दीवार से टिक गया। सूजे हुए चेहरे को छुआ और सोचा, इन्हें कोई अंदाजा नहीं कि पुलिस रास्ते में है। इन्हें नहीं पता कि वीडियो ऑनलाइन जा चुका है। इन्हें लगता है एक फोन तोड़ने से सब खत्म हो गया। इन्हें कुछ नहीं पता, असली तूफान तो अब शुरू होने वाला था। समय गुजरता रहा। आसमान और उजला हो गया। बाहर पक्षियों की आवाजें आने लगीं। करीब 6 बजे मुझे डैड का फोन बजने की आवाज सुनाई दी। फिर उनकी घबराई हुई आवाज, कौन सा वीडियो, किसने डाला? उसके बाद मॉम की चीख और सिएना की रोने की आवाज। पूरा घर अराजकता में बदल गया। मुझे समझ आ गया, वीडियो वायरल हो चुका था। कुछ देर बाद, शायद आधा घंटा,
शायद 1 घंटा मुझे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी, तेज बेचैन नॉकिंग और चिल्लाने की आवाज। दरवाजा खोलो, ये पुलिस है, किसी ने रिपोर्ट की है। लिविंग रूम से डैड की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। पुलिस? किसने बुला ली? अब क्या करें? फिर मॉम की आवाज आई, घबराओ मत, लड़के को छिपा दो, बस कह देना वो घर पर नहीं है। मैं अपने कमरे से सब सुन रहा था। मुझे छिपाओगे? कहाँ? दरवाजे पर दस्तक और तेज हो गई। अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे। आखिर डैड हार गए। मैंने मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, फिर कई लोगों की आवाजें एक साथ। शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन समझ आ रहा था कि डैड कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात घुमाने की कोशिश। कुछ मिनट बाद मेरे कमरे के बाहर रखा सामान हटाया गया। दरवाजा खुला। 2 पुलिस ऑफिसर्स सामने खड़े थे। उन्होंने मुझे देखते ही भौहें सिकोड़ लीं। उनमें से छोटा ऑफिसर मेरे पास आया। क्या तुम मार्कस लिन हो, जिसने कॉल किया था? मैंने सिर हिलाया। उसने मेरे चेहरे पर खरोंचें देखीं, सूजे हुए होंठ देखे, फिर कमरे की टूटी फूटी हालत देखी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। तुम घायल हो? ये किसने किया? मैंने बिना झिझक कहा, मेरे पिता ने। तभी लिविंग रूम से डैड की घबराई हुई आवाज आई, ऑफिसर, ये परिवार का मामला है, मैं बस अपने बेटे को डिसिप्लिन कर रहा था, इसमें क्या गलत है? बड़े ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा। परिवार का मामला? किसी को गैर कानूनी तरीके से बंद रखना और उसकी आजादी छीनना परिवार का मामला है? फिर उन्होंने कहा, हमें एक वीडियो भी मिला है, देखिए और फिर बताइए, ये परिवार का मामला है। स्क्रीन पर वही वीडियो चलने लगा जो मैंने रिकॉर्ड किया था। मॉम डैड मेरा सामान उलटते हुए, सिएना का पागलों की तरह एक्सेप्टेंस लेटर फाड़ना, उनकी अपनी आवाजें, पूरा प्लान, सब कुछ बिल्कुल साफ। डैड का चेहरा सफेद पड़ गया। मॉम के पैरों से ताकत निकल गई, वो लगभग गिर ही गई। सिएना कोने में खड़ी थी, बाल बिखरे हुए, आंखें खाली, जैसे कोई कुचला हुआ कीड़ा। ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। मार्कस, चल सकते हो? तुम्हें स्टेटमेंट के लिए स्टेशन आना होगा। मैंने सिर हिलाया, उठा और टूटे हुए सामान के बीच से दरवाजे की तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं डैड के पास से गुजरा, उन्होंने मुझे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन ऑफिसर ने उनका हाथ हटा दिया। अब आप पर गैर कानूनी हिरासत और असॉल्ट का शक है, सहयोग कीजिए। डैड का हाथ हवा में ही जम गया। उनके चेहरे पर गुस्सा, डर और बेबसी सब एक साथ थे। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा बाहर चल दिया। पीछे मॉम चीख रही थी, मार्कस, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, अब हम लोगों को मुंह कैसे दिखाएंगे? मैं रुक गया, फिर बिना पीछे देखे कहा, आपने बहुत पहले मुझे इंसान समझना छोड़ दिया था, अब आपकी बारी है जानने की कि कैसा लगता है। मॉम वहीं जम गई, जैसे पहली बार मुझे देख रही हो। अचानक सिएना मेरी तरफ दौड़ी। मार्कस, तुम्हें इसका पछतावा होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा पूरी तरह मुड़ा हुआ था। मैंने शांत आवाज में सिर्फ एक बात कही, सिएना, याद रखना, आज से हमारा रिश्ता खत्म, हमेशा के लिए। फिर मैं मुड़ा, पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक स्टेशन में मेरी स्टेटमेंट खत्म हुई, दोपहर हो चुकी थी। ऑफिसर ने कहा, वीडियो और तुम्हारी चोटों के आधार पर तुम्हारे पिता पर असॉल्ट और गैर कानूनी हिरासत का मामला बनेगा। कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और सिएना ने तुम्हारी प्रॉपर्टी नष्ट की है। एक्सेप्टेंस लेटर स्कूल ने दिया था, लेकिन वो तुम्हारी संपत्ति है, उसे भी कानूनी परिणाम झेलने होंगे। मैंने पूछा, मेरे एक्सेप्टेंस लेटर का क्या वो दोबारा मिल सकता है? ऑफिसर ने कहा, हमें स्कूल से संपर्क करना होगा, वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा जारी कर देंगे। मैंने सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो धूप आंखों में चुभ रही थी। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर आसमान देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी के सबसे लंबे बुरे सपने से अभी अभी जागा हूं। तभी फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने उठाया, उधर से आवाज आई, मार्कस, तुम ठीक हो? हमने वीडियो देख लिया। बैकग्राउंड में और लोगों की आवाजें थीं, मेरे रूममेट्स। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, मैंने पुलिस बुला ली थी। दूसरी तरफ खुशी से शोर मच गया। नोलन की आवाज आई, भगवान का शुक्र है, हम बहुत परेशान थे, कहाँ हो, लेने आए? मैं मुस्कुराया, जरूरत नहीं। कॉल काटने के बाद मैं वहीं खड़ा काफी देर सोचता रहा। अब क्या? मेरा आईडी डैड के पास था, लेटर टुकड़ों में बदल चुका था, पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि सबसे मुश्किल कदम मैं पहले ही पार कर चुका था। बाकी सब सिर्फ पेपर वर्क था। मैं स्कूल जाकर सब समझा सकता था, एक्सेप्टेंस लेटर दोबारा जारी हो सकता था, स्टेशन से नया आईडी बन सकता था, ट्यूशन के लिए स्टूडेंट लोन मिल सकता था। इन सारी समस्याओं का हल था। सिर्फ एक चीज थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था, मेरा परिवार। और अब मैंने अपने हाथों से उस जहर को अपनी जिंदगी से काट कर बाहर फेंक दिया था। मैं स्टेशन गया और टेम्पोरेरी आईडी बनवाया। अपनी बची हुई आखिरी रकम से शहर का ट्रेन टिकट खरीदा। जब तक मैं ट्रेन में चढ़ा, शाम हो चुकी थी। डूबते सूरज की रोशनी खिड़की से मेरी सीट पर पड़ रही थी। मैं शीशे से सिर टिकाकर बाहर तेजी से भागते नजारों को देखता रहा। तभी एक एहसास मुझे घेरने लगा, ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, हल्कापन, आजादी। तो यही होती है आजादी। मैंने आंखें बंद की और सो गया। कई हफ्तों में ये मेरी सबसे सुकून भरी नींद थी। न कोई बुरा सपना, न अचानक डर कर उठना, बस एक लंबा शांत अंधेरा। जब मेरी आंख खुली, ट्रेन पहुंच चुकी थी। मैं अपना छोटा सा बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकला। मेरे सामने एक अनजान शहर खड़ा था, ऊंची ऊंची इमारतें, उस घुटन भरे छोटे शहर जैसा बिल्कुल नहीं। हवा में कुछ था जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा था। उम्मीद, भविष्य, नई जिंदगी की खुशबू। मैंने सबसे सस्ता मोटेल ढूंढा और चेक इन कर लिया। उसके बाद स्कूल से संपर्क करना शुरू किया और अपनी पूरी स्थिति समझाई। एडमिशन ऑफिसर मेरी कहानी सुनकर हैरान रह गया और बोला कि वो जितनी जल्दी हो सके सब प्रोसेस करवा देंगे।
उन्होंने कहा, चिंता मत करो। 3 दिन बाद मेरे हाथ में एक नया एक्सेप्टेंस लेटर था, वही पुराना लाल कवर, लेकिन अब उसका मतलब बिल्कुल अलग था। मैंने उसे सीने से लगाया और स्कूल गेट के सामने खड़ा होकर प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का बोर्ड देखा। मेरी आंखें जलने लगीं। जब से मुझे याद है, मुझे गांव में छोड़ दिया गया था, नजरअंदाज किया गया, ऐसे ट्रीट किया गया जैसे मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। मुझे लगता था कि मेरी पूरी जिंदगी सिएना के साए में गुजरेगी, हमेशा उसका स्टेपिंग स्टोन बनकर। लेकिन अब मैं यहाँ खड़ा था, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के गेट पर, अपनी ताकत से। अब कोई मुझे नीचे खींचने वाला नहीं था। इस पल के बाद मेरी जिंदगी सच में मेरी थी, सिर्फ मेरी। स्कूल के पहले दिन मेरी मुलाकात उन रूममेट से हुई जिनसे मैं ऑनलाइन बात करता था। डेरेरिक लंबा और सांवला था, पूरा स्पोर्ट्स वाला लड़का, नोलन चश्मा पहने, शांत और पढ़ाकू टाइप। कंपटीशन स्कॉलरशिप से आया था और माइल्स कम बोलने वाला, लेकिन भरोसेमंद इंसान था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तो तुम वही मार्कस हो उस वीडियो वाले? यार, असल में तुम काफी अच्छे दिखते हो। मुझे समझ नहीं आया हंसूं या रोऊं। अच्छा दिखता हूँ? मेरा चेहरा अभी तक ठीक नहीं हुआ। नोलन पास आकर गौर से देखने लगा और बोला, अभी भी सूजन है, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा था। माइल्स कुछ नहीं बोला, उसने बस अपने बैग से ऑइंटमेंट निकाली और मुझे दे दी। मैंने उसे लिया और सीने में गर्माहट सी फैल गई। मैंने धीरे से कहा, थैंक्स। उस रात हम चारों डॉर्म में घंटों बैठे बातें करते रहे। उन्होंने पूछा, बाद में क्या हुआ? मैंने कहा, पुलिस अभी भी मामला संभाल रही है, मुझे भी आउटकम नहीं पता। नोलन ने लंबी सांस छोड़ी। यार, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। माइल्स चुपचाप मेरे लिए पानी डालता रहा। बाद में हमने अपने मेजर, क्लब्स और अगले 4 साल के प्लान्स की बातें की, बिल्कुल आम कॉलेज किड्स जैसी बातें। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ, यही होती है एक सामान्य जिंदगी। 18 साल का होना ऐसा महसूस होना चाहिए। उस रात मैं डॉर्म की बेड पर लेटा था, रूममेट्स के खर्राटे सुनते हुए, बाहर आती चांदनी को देखता हुआ। मुझे ग्रैंडपा की बात याद आई। जिस बच्चे के पास कुछ नहीं होता, उसके लिए एजुकेशन ही एक रास्ता होता है। ग्रैंडपा, मैं सफल हो गया। मैंने उन्हें कॉल किया और बताया कि मैं स्कूल पहुंच गया हूँ, सब ठीक है। उधर से वो खुशी में ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे, बस बार बार यही कहते रहे, अच्छा अच्छा, तुम कर गए? सच में कर गए? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, नहीं चाहता था वो चिंता करें। बस इतना कहा कि कैंपस बहुत बड़ा और खूबसूरत है और कैफेटेरिया का खाना भी बहुत अच्छा है। वो बहुत खुश लगे। उन्होंने कहा, खूब मेहनत से पढ़ना और मेरी चिंता मत करना, मैं ठीक हूँ। कॉल कटने के बाद मैं वापस लेट गया और सोचा, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा, ग्रैंडपा को अपने साथ रखूंगा, उन्हें वो जिंदगी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। मैं उनका कर्जदार हूँ। वही अकेले इंसान हैं जिन्हें मैं जिंदगी भर लौटाना चाहता हूँ। कॉलेज लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मिलिट्री ट्रेनिंग, क्लासेस, क्लब्स, व्यस्त और भरी हुई जिंदगी, और मैं खुद को पूरी तरह पढ़ाई और कॉम्पिटिशन्स में झोंक चुका था, उन खोए हुए सालों की भरपाई करने के लिए। 1 महीने बाद मुझे पुलिस की तरफ से नोटिस मिला। डैड को अनलॉफुल इम्प्रिजनमेंट और असॉल्ट के लिए 3 महीने डिटेंशन की सजा मिली, हालांकि 6 महीने के लिए सस्पेंडेड। मॉम को अकॉम्प्लिस होने पर 15 दिन की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन मिली और सिएना पर पर्सनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने का फाइन लगा और डैमेजेस भरने का आदेश दिया गया। सजा हल्की थी, लेकिन उनके लिए वही काफी थी, क्योंकि उस वीडियो ने उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। डैड की नौकरी चली गई। मॉम बाहर कदम रखती तो लोग फुसफुसाते और उंगली दिखाते, और सिएना, उसका नाम इंटरनेट पर मजाक बन गया। 7 फुट यौन और देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर फाड़ना, बस यही 2 बातें उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी थीं। बाद में सुना उसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगीं। उसे थेरेपिस्ट के पास भेजा गया, लेकिन मुझे डिटेल्स जाननी भी नहीं थी, ना इच्छा थी। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल्स, मैसेजेस, माफी की भीख, चार्जेस हटाने की गुहार, वीडियो डिलीट करने की रिक्वेस्ट, लेकिन मैंने हर चीज को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और फिर सन्नाटा छा गया। मेरी जिंदगी का वो चैप्टर एक बंद दराज बन गया, जिसे मैं दोबारा कभी खोलना नहीं चाहता था। दिन सालों में बदल गए। फ्रेशमैन, सॉफ्टमोर, जूनियर ईयर, मैं लगातार क्लास के टॉप 3 में रहा। स्कॉलरशिप्स जीती, पार्टी ज्वाइन की और 2 एकेडमिक पेपर्स भी पब्लिश किए। हर कोई कहता था, मार्कस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं मुस्कुरा देता और विनम्र बना रहता, लेकिन मैं जानता था कि इन उपलब्धियों की कीमत मैंने सब कुछ देकर चुकाई थी। हर देर रात, हर थकावट की लहर मुझे उस दलदल से और दूर ले जा रही थी। जूनियर ईयर के बाद की समर वेकेशन में मैं ग्रैंडपा से मिलने वापस गया। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, पीठ और झुक गई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी स्पिरिट अब भी मजबूत थी। मुझे देखते ही वो बच्चे की तरह खुश हो गए। मैं उनके साथ आंगन में बैठा, बिल्कुल बचपन की तरह। वो मेरे लिए मूंगफली छीलते रहे और मैं उन्हें स्कूल की बातें बताता रहा। धूप गर्म थी, लोकस ट्री की लंबी परछाइयां जमीन पर फैली थीं। अचानक ग्रैंडपा ने पूछा, क्या तुम अब भी अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट में हो? मैंने कहा, नहीं। वो कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, जो भी हो, वो तुम्हारे माता पिता हैं। चाहे उन्होंने कितना भी गलत किया हो, जिंदगी उन्होंने ही दी है। मैंने धीरे कहा, ग्रैंडपा, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ कह देने से माफ नहीं होती। उन्होंने मुझे बहुत गहराई तक चोट पहुंचाई थी। ग्रैंडपा ने दबाव नहीं डाला,
मैं मजबूर नहीं करूंगा, तुम्हारी अपनी समझ है, तुम अच्छे हो, मेरे लिए बस वही काफी है। उस रात मैं फिर उसी पुराने ईंटों वाले बिस्तर पर लेटा था, वही बिस्तर जिस पर बचपन बिताया था। लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका था। बाहर कीड़ों की आवाजें अब भी पहले जैसी तेज थीं, मगर इस बार वो अजीब तरह से सुकून दे रही थीं। यही मेरा घर था, ग्रैंडपा ही मेरा परिवार थे, बाकी सब मेरे लिए पहले ही मर चुके थे। सीनियर ईयर में मुझे एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन मिल गया। मैं प्रेस्टीज यू में मास्टर डिग्री के लिए रुक गया और कई बड़ी कंपनी से इंटर्नशिप ऑफर्स मिलने लगे। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था। ग्रेजुएशन वाले दिन मैं कैप और गाउन पहनकर स्कूल गेट के सामने खड़ा था और रूममेट से फोटो लेने को कहा। पीछे वही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी का बोर्ड था, बिल्कुल 4 साल पहले जैसा। लेकिन अब मैं वो टूटा हुआ लड़का नहीं था। मैं लंबा था, मजबूत था, आंखों का अंधेरा कॉन्फिडेंस में बदल चुका था। जख्म अब भी थे, लेकिन भर चुके थे। अब उनमें दर्द नहीं था, सिर्फ रास्ते की याद थी। डेरेरिक ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, तो अब क्या प्लान है मार्कस? मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ग्रेजुएट स्कूल, फिर जॉब, फिर ग्रैंडपा को अपने साथ रखूंगा। उसने हंसकर कहा, जब ऐसा हो जाए डिनर तुम्हारी तरफ से। मैंने कहा, डील। उस दिन हम चारों ने जरूरत से ज्यादा पी ली, अतीत और भविष्य की बातें करते रहे और डॉर्म में ही बेहोश होकर सो गए। अगली सुबह सिर फटा जा रहा था, लेकिन दिल भरा हुआ था। जवानी ऐसे ही निकल गई। कॉलेज के 4 साल खत्म हुए, नई जिंदगी शुरू हुई। ग्रेजुएट स्कूल के दौरान मैं पहले से ज्यादा व्यस्त हो गया। क्लासेस और इंटर्नशिप्स ने सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे उसका हर पल पसंद था, क्योंकि हर व्यस्त दिन के साथ मैं उस इंसान से और दूर जा रहा था जो पहले था। और फिर सेकंड ईयर की सर्दियों में ग्रैंडपा अपनी नींद में ही चले गए, शांति से, बिना किसी दर्द के। काम से किसी का फोन आया जब मैं लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जैसे ही मैंने खबर सुनी, टेस्ट ट्यूब मेरे हाथ से छूट गई और फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गई। मैंने तुरंत छुट्टी ली और रातों रात घर के लिए निकल पड़ा। पुराने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। मुख्य कमरे में एक कॉफिन रखा था। ग्रैंडपा उसके अंदर लेटे थे, वही गहरा नीला कॉटन कोट पहने हुए जो मैंने उन्हें खरीद कर दिया था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं कॉफिन के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ आंसू थे जो रुक ही नहीं रहे थे। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि ये एक शांत विदाई थी। कहते थे ग्रैंडपा 80 से ज्यादा जिए, उनका पोता सफल हुआ, वो शांति से चले गए। लोग इसे एक ब्लेस्ड लाइफ कह रहे थे, लेकिन मुझे किसी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ चाहता था कि वो कुछ और साल रुक जाते, जब तक मैं नौकरी शुरू करता, पैसे कमाता, उन्हें शहर लाता, एक असली घर में रखता, अच्छा खाना खिलाता। मैंने अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं किया था। फिर वो कैसे जा सकते थे? दफनाने वाले दिन बर्फ गिर रही थी। मैं खुद ग्रैंडपा की एशेज लेकर पुराने घर के पीछे पहाड़ी पर गया और वहीं दफनाया। ऊपर से पूरा गांव दिखाई देता था और वो पुराना लोकस ट्री भी। मैं उनकी कब्र के सामने बहुत देर तक खड़ा रहा, जब तक बर्फ मेरे कंधों को सफेद नहीं कर गई। ग्रैंडपा, बस इंतजार करना, मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, मैं आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। हवा मेरी आवाज अपने साथ ले गई, लेकिन मुझे पता था उन्होंने सुन लिया होगा। फ्यूनरल के बाद मैं वापस स्कूल लौट गया। सारे दुख को दिल के सबसे गहरे हिस्से में दफना दिया और पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। मैं सफल होकर रहूंगा, ये ग्रैंडपा से किया वादा था और खुद से भी। फाइनल ईयर में मैंने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन की और कई बड़ी कंपनीज से ऑफर्स मिले। मैंने एक टेक जायंट चुना। स्टार्टिंग सैलरी साल के 500,000 यूएन। एक गांव के लड़के के लिए ये ऐसा नंबर था जिसे देखने की हिम्मत भी मैंने कभी नहीं की थी। नौकरी के पहले दिन मैं उस चमकती ऑफिस बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, आसमान की तरफ देखकर सोच रहा था, ग्रैंडपा, मैंने कर दिखाया। नौकरी शुरू करने के बाद मैंने एक छोटा 1 बेडरूम अपार्टमेंट किराए पर लिया। साफ सुथरा, छोटा था, लेकिन मेरा था। मैंने ग्रैंडपा की फोटो डेस्क पर रख दी। हर सुबह बाहर जाने से पहले मैं उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहता। हर रात घर लौटकर पूरे दिन की बातें सुनाता। साधारण दिन थे, लेकिन मजबूत थे। 3 साल बाद मैंने अपना अपार्टमेंट खरीद लिया। 30 साल की मॉर्गेज, हर महीने 10,000 से थोड़ा ज्यादा। आसान नहीं था, लेकिन संभल सकता था। घर बड़ा नहीं था, 2 बेडरूम्स और 1 लिविंग रूम, लेकिन मेरे लिए काफी था। शिफ्ट होने वाले दिन मैं खिड़की के पास खड़ा नीचे भागती सड़कों को देख रहा था। तभी मुझे सालों पहले वाला वो लड़का याद आया जो स्टोरेज रूम में बंद था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उसका इस शहर में अपना अपार्टमेंट होगा, इज्जत वाली नौकरी होगी, सच्चे दोस्त होंगे और नई जिंदगी होगी। जिंदगी ने मुझे सबसे खराब पत्ते दिए थे, लेकिन मैंने वही खेल जीत में बदल दिया। उस शाम मैंने एक ड्रिंक डाली, ग्रैंडपा की फोटो की तरफ उठाई और कहा, आप सही थे ग्रैंडपा, एजुकेशन सच में उस बच्चे का एकमात्र रास्ता होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। मैं बाहर देखता रहा। चांदनी बहुत चमकीली थी, बिल्कुल उसी गर्मी की रात जैसी जब ग्रैंडपा पुराने लोकस ट्री के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कल की बात हो। जिंदगी शांत और स्थिर चल रही थी, काम अच्छा चल रहा था। कभी कभी पुराने रूममेट से मिल लेता था। जिंदगी साधारण थी, लेकिन पूरी थी। फिर एक दिन वो शांति टूट गई। नौकरी के चौथे साल का वीकेंड था। मैं घर पर किताब पढ़ रहा था जब फोन बजा। अननोन नंबर। मैंने थोड़ी देर सोचा और उठा लिया। उधर से एक बूढ़ी औरत की अनजान आवाज आई, क्या तुम मार्कस हो? मैंने कहा, हाँ, कौन?
वो कुछ पल चुप रही, फिर एक बात कही जिसने मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ा दी। मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर हूँ। ग्रैंडमदर, ये शब्द मेरे लिए इतना अजनबी था कि जैसे मैं भूल ही चुका था कि वो अस्तित्व में है। मार्कस, क्या तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? तुम्हारी माँ अब ज्यादा नहीं बचेंगी। मैं बहुत देर तक चुप रहा, दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। ग्रैंडमा की आवाज कांपने लगी। मार्कस, मुझे पता है उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वो तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती है। मैंने पूछा, क्या हुआ उन्हें? जवाब आया, लेट स्टेज लिवर कैंसर। जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स कह रहे हैं उसके पास बस कुछ दिन बचे हैं। मैं काउच पर पीछे झुक गया और छत को घूरने लगा। समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। उस दिन के बाद 7 साल गुजर चुके थे। मैंने उनमें से किसी को नहीं देखा था, न एक फोन कॉल, न एक मैसेज। मैंने सोचा था कि हमारी राहें दोबारा कभी नहीं टकराएंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वजह ये होगी। ग्रैंडमा दूसरी तरफ लाइन पर इंतजार करती रहीं। उनकी दबाई हुई सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मैंने धीरे से कहा, एड्रेस भेज दीजिए। कॉल काटने के बाद मैं बहुत देर तक काउच पर बैठा रहा। दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। यादें लौटने लगीं। वो दिन जब मैं उस कमरे में बंद था, वो रातें जब मार और चीखें गूंजती थीं, वो फाड़ा हुआ एक्सेप्टेंस लेटर। वो घाव बहुत पहले भर चुके थे, लेकिन अब फिर दर्द करने लगे थे। क्या मुझे जाना चाहिए? ये सवाल पूरे दिन मेरा पीछा करता रहा। आखिर में मैंने जाने का फैसला किया, माफ करने के लिए नहीं, बस इस चैप्टर के आखिर में एक फुल स्टॉप लगाने के लिए। अगले दिन मैंने काम से छुट्टी ली और हॉस्पिटल पहुंच गया, एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल। ग्रैंडमा के भेजे हुए एड्रेस से वार्ड ढूंढ लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं उसे देखता रह गया। मॉम हॉस्पिटल बेड पर लेटी थीं। इतनी दुबली की पहचानना मुश्किल था। चेहरा मोम जैसा पीला, शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं, बाल सफेद और बिखरे हुए। 7 साल पहले वाली तेज बोलने वाली औरत से बिल्कुल अलग। ग्रैंडमा मुझे देखते ही दौड़ कर आईं और मेरा हाथ पकड़ लिया। मार्कस, तुम आ गए, तुम आ गए। वो बस यही दोहराती रहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर के पास खड़ा होकर उस मरती हुई औरत को देखता रहा। मॉम ने धीरे से आंखें खोली। धुंधली नजरें मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं। होंठ हिले। बहुत धीमी आवाज निकली, मार्कस। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो हाथ उठाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी। हाथ बस कांप रहा था। तुम आए, सच में मुझे देखने आए? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ा रहा। अजीब बात थी, मेरे दिल में कुछ नहीं था, ना नफरत, ना दुख, सिर्फ एक अजीब सी सुन्नता। मॉम टूटे फूटे शब्दों में बोलती रही, आवाज गले से जैसे मुश्किल से निकल रही थी। मार्कस, मुझे माफ कर दो। इतने सालों से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। वो कई बार खांसी में टूट गईं। ग्रैंडमा भागकर पीठ सहलाने लगीं। मैं अब भी वहीं खड़ा था। काफी देर बाद उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ। मैंने हमेशा तुम्हारी बहन को चुना, तुम्हें गांव में छोड़ दिया, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। मैं उन्हें रोकना चाहता था, बस, लेकिन वो और बेचैन हो गईं, जैसे बची हुई आखिरी ताकत भी खत्म हो रही हो। उनकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, उनमें सिर्फ विनती थी। मार्कस, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मुझे पता है मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन जाने से पहले बस एक बार मुझे मॉम कह दो। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। सिर्फ हार्ट मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। मैं उन्हें देखता रहा, उस औरत को जिसने मुझे जिंदगी दी, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया। उस सूखे हुए शरीर को देखकर मेरे अंदर अजीब भावनाएं उठीं। क्या मैं उनसे नफरत करता था? कभी करता था। वो रातें स्टोरेज रूम में बंद, वो साल जब मैं जैसे था ही नहीं, वो दिन जब मेरे सपनों को उनकी मौजूदगी में तोड़ दिया गया। सब कुछ मेरी हड्डियों में लिखा हुआ था, लेकिन अब उन्हें मौत के किनारे देखकर समझ आया कि नफरत बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। माफी नहीं, बस परवाह खत्म हो गई थी। मैंने शांत आवाज में कहा, अब मैं आपसे नफरत नहीं करता। मॉम वहीं रुक गई। फिर मैंने कहा, लेकिन मैं आपको माफ भी नहीं कर सकता। मैं आगे बोला, आप चाहती हैं कि मैं आपको मॉम कहूं, मैं नहीं कह सकता। इतने सालों में मेरे दिल में मॉम शब्द के लिए कभी कोई जगह नहीं बनी। वहां सिर्फ ग्रैंडपा थे। मॉम का शरीर कांपने लगा, जैसे उनकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई हो। मुंह खुला, लेकिन आवाज की जगह सिर्फ टूटी हुई सिसकियां निकलीं। ग्रैंडमा घबरा गईं। मेरा हाथ पकड़कर बोली, मार्कस, बस एक बार कह दो, उसे शांति से जाने दो। मैंने सिर हिलाया और बाहर जाने के लिए मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से मॉम की टूटी हुई आवाज आई, मार्कस, मैं गलत थी, सच में गलत थी। मैं रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हॉलवे पूरी तरह शांत था। मैं दीवार से टिक गया, आंखें बंद कर लीं, गहरी सांसें लेने लगा। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन कोई पछतावा नहीं था। हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। आधा पैकेट सिगरेट खत्म कर दिया। लोगों को आते जाते देखता रहा। कोई रोते हुए अंदर जा रहा था, कोई मुस्कुराते हुए बाहर आ रहा था। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, जिंदगी बस इतनी ही थी। तभी फोन बजा। ग्रैंडमा थी। मैंने कुछ पल सोचा, फिर कॉल उठा ली। उनकी आवाज थकी हुई थी। मार्कस, मुझे दोष मत देना तुम्हें बुलाने के लिए। तुम्हारी माँ सच में आखिरी समय में है। मुझे पता है उन्होंने गलत किया, लेकिन उसे सच में पछतावा है। इन सालों में उसने एक दिन भी तुम्हारा नाम लेना नहीं छोड़ा। मैं चुप रहा। उस घटना के बाद उसे कभी एक भी सुकून भरी रात की नींद नहीं मिली। तुम्हारे पिता की नौकरी चली गई। वो पूरा दिन शराब पीते रहते थे। दोनों हर दिन लड़ते थे। आखिरकार उनका डिवोर्स हो गया। और तुम्हारी बहन, परिवार पूरी तरह टूट गया। मैंने पूछा, सियना का क्या हुआ? ग्रैंडमा कुछ पल चुप रहीं। उसका नाम भी मत लो, वो लड़की खत्म हो चुकी है। सब कुछ उजागर होने के बाद उस सदमे ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। हालत लगातार बिगड़ती गई। अब वो साइकियाट्रिक फैसिलिटी में है। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे। मैं सुनता रहा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न संतोष, न दया,
बस एक शांत एहसास कि कार्मा सच में होता है। मार्कस, मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी माँ के पास सच में बहुत कम समय है। क्या तुम उसे देखने नहीं आ सकते? मैंने शांत आवाज में कहा। ग्रैंडमा, मैं आ चुका हूँ, मैंने उन्हें देख लिया, मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। दूसरी तरफ ग्रैंडमा रोने लगी। तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया? मैंने कहा, मेरा दिल पत्थर नहीं है, बहुत पहले उन्होंने उसे तोड़ दिया था। आपको मुझसे नहीं, उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया था। ग्रैंडमा चुप हो गई। बहुत देर बाद उन्होंने लंबी सांस छोड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, बस अपना ख्याल रखना। मैंने कॉल काट दी। कुछ देर और बेंच पर बैठा रहा, फिर घर लौट आया। दिन बाद ग्रैंडमा का फिर कॉल आया। उन्होंने बताया कि मॉम चली गईं। आखिरी वक्त तक वो मेरा नाम बड़बड़ाती रहीं। मैंने सुना और सिर्फ कहा, मैं समझ गया। मैंने पूछा, फ्यूनरल कब है? जवाब आया, परसों। मैंने कहा, मैं आऊंगा। कॉल खत्म होने के बाद मैं खिड़की के सामने खड़ा शहर की रोशनी देखता रहा। समझ नहीं पा रहा था क्या महसूस कर रहा हूँ। शायद हल्का सा दर्द, लेकिन उससे ज्यादा राहत। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया था वो चली गई थी, लेकिन मुझे मां खोने का दुख नहीं था। सिर्फ ऐसा लग रहा था जैसे धूल आखिरकार बैठ गई हो, जैसे किसी किताब का आखिरी पन्ना पलट गया हो। कहानी चाहे कितनी भी बुरी रही हो, कम से कम खत्म तो हो गई। फ्यूनरल वाले दिन मैं गया। भीड़ में खड़ा मॉम की फोटो देखता रहा। तस्वीर 7 साल पुरानी थी, बीमारी से पहले की। चेहरे पर वही तेज और कटती हुई मुस्कान। ज्यादा लोग नहीं आए थे, कुछ दूर के रिश्तेदार, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा की तरफ के लोग, मॉम के रिश्तेदार, और एक इंसान जिसे देखकर मैं रुक गया, मेरे पिता। वो बहुत बूढ़े लग रहे थे, बाल सफेद हो चुके थे, पीठ झुक गई थी, पूरा शरीर सिकुड़ गया था। वो मॉर्निंग हॉल में सफेद कपड़े पहने खड़े थे, चेहरा बिल्कुल खाली। जब उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में कुछ हिला, जैसे कुछ कहना चाहते हों, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बोले, बस सिर झुकाकर कागज की ऑफरिंग्स जलाते रहे। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस रिचुअल्स पूरे किए। इंसेंस जलाई, झुका और जाकर कोने में खड़ा हो गया। ग्रैंडमा मेरे पास आई। मार्कस, तुम आ गए, बस इतना ही काफी है, अब तुम्हारी माँ शांति से जा सकेगी। मैंने सिर हिलाया, और कुछ कहने को नहीं था। सर्विस खत्म होने के बाद लोग एक एक करके चले गए। आखिर में सिर्फ करीबी लोग बचे। डैड अब भी घुटनों के बल बैठे पेपर ऑफरिंग्स जला रहे थे। आग की रोशनी उनके बूढ़े चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उनकी पीठ देखता रहा। अजीब दूरी महसूस हुई। ये मेरे पिता थे, वो आदमी जो कभी सबके ऊपर खड़ा रहता था, वो आदमी जिसने मुझे डंडे और मुक्कों से मारा था, जिसने मुझे कमरे में बंद किया था, अब वही यहाँ एक टूटे हुए आदमी की तरह घुटनों पर था। शायद उन्होंने मेरी नजर महसूस कर ली। वो मुड़े और मेरी तरफ देखा। आंखें लाल थीं, होंठ हिले। मार्कस, मुझे माफ कर दो। इतने सालों से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अब तुम्हारी माँ भी चली गई, मेरे पास भी ज्यादा साल नहीं बचे। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं उन्हें देखता रहा, उस आदमी को जिससे मैं कभी अपनी पूरी रूह से नफरत करता था। अब वो मेरे सामने खड़ा था, पूरी तरह टूटा हुआ। मैंने शांत आवाज में कहा, जानते हो, बचपन में एक बात मैं कभी समझ नहीं पाया। दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार क्यों करते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे बोझ क्यों समझते थे? मैं कुछ पल रुका। आखिरकार मुझे जवाब मिल गया। मुझ में कुछ गलत नहीं था, गलत तुम थे। तुम पेरेंट कहलाने लायक नहीं थे। डैड का चेहरा ऐसे कांपा जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा हो। मैंने आगे कहा, तुम पूछते हो क्या मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? मेरा जवाब वही है जो मैंने उसे दिया था। मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, इस जिंदगी में नहीं। डैड वहीं जम गए, आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, मैं एक कदम पीछे हट गया। और एक बात, आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, इनमें से किसी का भी अब दूसरे से कोई रिश्ता नहीं था। ये आखिरी बार है जब तुम मुझे देख रहे हो। मैं मुड़ा और चल दिया। मैंने एक बार भी पीछे नहीं देखा। मेरे पीछे डैड के रोने की आवाज और ग्रैंडमा की पुकार गूंज रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना। एक एक कदम चलते हुए मैं मॉर्निंग हॉल से बाहर निकला, उस घुटन भरी जगह से दूर। मैं कार में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और हाईवे पर घर की तरफ निकल पड़ा। रात बहुत गहरी थी, सड़क पर गाड़ियां भी बहुत कम थीं। मैं ड्राइव करता रहा और दिमाग में सब कुछ घूमता रहा। गांव में छोड़े गए 12 साल, भूत की तरह बिताए 6 साल, 18 साल की उम्र में कमरे में बंद होना और मेरी एक्सेप्टेंस लेटर का मेरी अपनी बहन द्वारा फाड़ा जाना। वो यादें किसी फिल्म की तरह बार बार चलती रहीं। और अब 29 साल की उम्र में मेरे पास अपार्टमेंट था, कार थी और शहर में करियर था। मैं वो इंसान बन चुका था, बनने की हिम्मत मैंने कभी सपनों में भी नहीं की थी। और वो लोग, डैड की नौकरी चली गई, वो बर्बाद हो गए। मॉम दुख में मर गईं। सियना अपना दिमाग खो बैठी। जो परिवार कभी मुझे कुचलना चाहता था, वो पूरी तरह टूट चुका था। ये मेरा बदला नहीं था, ये उनका अपना कर्मा था। घर पहुंचने से पहले रास्ते में मैं एक रेस्ट स्टॉप पर रुका। रात की हवा में खड़ा होकर मैंने सितारों की तरफ देखा और अचानक ग्रैंडपा याद आ गए। पुराना लोकस ट्री और उनकी आवाज, जिस बच्चे के पास कुछ नहीं होता उसके लिए एजुकेशन ही बाहर निकलने का रास्ता है। ग्रैंडपा, मैं बाहर निकल आया। मैं वही बन गया जो आप चाहते थे। मेरी आंखें जलने लगीं, लेकिन मैंने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। मैंने बस गहरी सांस ली, वापस कार में बैठा और ड्राइव करता रहा। सुबह 3 बजे मैं घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटकर खिड़की से बाहर उजाला होते आसमान को देखता रहा। सीने में ऐसा हल्कापन था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सारी कड़वाहट, प्यार और नफरत का वो उलझा जाल, आज के बाद उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं था। आखिरकार मैं अतीत छोड़कर नई जिंदगी शुरू कर सकता था। 1 साल बाद मुझे प्रमोशन मिला। मैं डिपार्टमेंट का सबसे कम उम्र का मैनेजर बन गया और सैलरी दोगुनी हो गई। उसी साल मेरी मुलाकात किसी से हुई। उसका नाम रेन था।
वो बगल वाले डिपार्टमेंट की डिजाइनर थी, खूबसूरत। जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखें आधे चांद जैसी मुड़ जाती थीं। हम एक वर्क प्रोजेक्ट के दौरान मिले और जल्दी ही करीब आ गए। वो मेरे अतीत के बारे में सब जानती थी, हर दर्द, हर तकलीफ, लेकिन उसने कभी मुझे अलग नजरों से नहीं देखा। उसने सिर्फ सुना और कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने जितना किया उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता था। उसी पल मेरे अंदर की एक खाली जगह भर गई जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था। हम साथ आए, डेटिंग शुरू हुई, साथ रहने लगे और फिर प्रपोजल तक पहुंच गए। उस दिन मैं उसे गांव ले गया, ग्रैंडपा की कब्र के पास। मैं घुटनों पर बैठा और कहा, ग्रैंडपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसका नाम रेन है। ये बहुत अच्छी इंसान है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। रेन मेरी बगल में खड़ी थी, आंखें लाल थीं और उसने भी घुटनों पर बैठकर 3 बार झुककर प्रणाम किया। उस दिन हवा बहुत तेज चल रही थी, कब्र के आसपास की जंगली घास हिल रही थी और मुझे लगा जैसे ग्रैंडपा जवाब दे रहे हों, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा पोता कामयाब हो गया। जब मैं 32 साल का हुआ, हमारी शादी हो गई। छोटी सी शादी थी, सिर्फ कुछ करीबी दोस्त, मेरे सारे पुराने रूममेट्स वहां थे। डेरेक मेरा बेस्ट मैन था। रिसेप्शन में उसने बहुत ज्यादा पी ली और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, मार्कस, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, आखिरकार तुम सफल हो गए। मैं मुस्कुराया, हाँ आखिरकार। 1 साल बाद रेन प्रेग्नेंट हुई। 10 महीने बाद हमारी बेटी पैदा हुई। मैंने उसका नाम सीसी रखा, सी यानी रिमेम्बरेंस, ग्रैंडपा की याद में। जिस पल मैंने उसे पहली बार गोद में उठाया, मैं रो पड़ा। 30 साल से ज्यादा जिंदगी जीने के बाद पहली बार मैंने ऐसा एहसास महसूस किया। तो यही होता है खून का रिश्ता, यही होता है किसी के लिए जरूरी होना, यही फैमिली होती है। मैंने अपनी छोटी सी बेटी को देखा और कसम खाई कि मैं अच्छा पिता बनूंगा। मैं उसे कभी वो सब नहीं सहने दूंगा जो मैंने सहा। मैं उस जिंदगी ने जो मुझसे छीना था, मैंने वो अपने हाथों से वापस लिया, और उससे भी ज्यादा। खुद को कभी मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता दूसरी तरफ तुम्हारे लिए कौन सा नजारा इंतजार कर रहा है।